हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिशा दुआ क्लासेस। हम कर रहे हैं आज के सेशन से चालू योर फास्ट ट्रैक बैच फॉर सीएमए इंटर लॉ, जहां हम बातचीत चालू करेंगे फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था, हम जो अपना सिलेबस है, ये हमारा सीएमए इंटर लॉ का सिलेबस, इसे कवर करेंगे 12th यूनिट से सबसे पहले चालू करेंगे, क्योंकि 40% सिलेबस यहीं से आने वाला है। तो आने वाले लगभग 3-4 सेशंस में हम कंपनीज एक्ट करेंगे। उसके बाद हम बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, सोगा करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी करेंगे, कोड ऑफ वेजेस करेंगे, एंड फिर हम बैलेंस ऑफ द सेक्शन ऑफ बी करेंगे। मैं एक बार वीडियो अटैच कर दूंगी जस्ट इन केस आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है। अभी हम शुरू कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 से। सो सिंस इट इज़ अ फास्ट ट्रैक बैच, पर्पस हेयर इज रिविजन। लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर कि हम यहाँ पर हर एक चीज़ को एग्जाम्पल्स के साथ समझने जितना हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम इज़ राउंड द कॉर्नर। तो अब हम ऐसे पढ़ेंगे स्मार्टली कि अपने एग्ज़ाम के लिए हम रेडी हो जाएं। तो हम जो नोट्स लेंगे, वैसे तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, बट देन आई हैव गॉट इट टाइप्ड for section C and D and a few couple of chapters of section B। ऐसे हमारे पास टाइप्ड वर्जन है हमारे कंटेंट का, जो समरी है, और जो इनिशियल सेक्शन A और सेक्शन B के फ्यू चैप्टर्स हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स से ही हैं। एक बार मैं वो दिखा भी देती हूँ आपको, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बाद में फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। Here, something like this it goes. Now, so this is how it goes, है ना। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे आप देखते रहेंगे। अभी हमारा फोकस तो रिवीजन है, वो जैसे मर्जी आ रहा हो, ठीक है। बाकी ये नोट्स आप अवेल कर सकते हो dishaduaclasses.com पे। यू कैन ऑल्सो राइट इट ऑन योर ओन, और आप चाहें तो ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 99 रुपीज़ यू कैन गेट द ई वर्जन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द बुक विच यू कैन एक्सेस ऑन द ऐप इटसेल्फ। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं विदाउट एनी फर्दर अडूज। कंपनीज एक्ट 2013। And in case you do not know me, my name is CMA Disha Dua. I'm a qualified cost and management accountant. I became CMA in December 2013 attempt. I secured All India rank 91 in my CMA Inter. I have done my BCom honors from University of Delhi. I have done my MCom into international business and management. I have done my CS executive. I'm also certified from National Stock Exchange of India into capital market. कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा, वहाँ एक एमएनसी से शुरू किया था, फिर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में काम किया, बट देन टीचिंग वाज माय कॉलिंग एंड आई हैव बीन इनटू टीचिंग फॉर मोर देन 7-8 years नाउ। ओके, तो पढ़ना पढ़ाना मुझे दोनों पसंद है। फ्यू ऑफ यू माइट हैव स्टडीड फ्रॉम मी इन क्लास 11-12 एज वेल। कुछ बच्चे मेरे साथ सीएमए इंटर में फाउंडेशन में एनरोल्ड हैं, और अब आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं सीएमए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच पे। चलिए शुरू करते हैं। पूरा फास्ट ट्रैक बैच एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर आपके पास अवेलेबल रहेगा। अच्छे से पढ़ो, गिव योर बेस्ट, एंड लेट्स कंटिन्यू टू रॉक ऑन। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 शुरू कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड लेजिस्लेशन है जो कि कवर करता है कि कंपनी कैसे बनती है, बेसिकली इनकॉर्पोरेट कैसे हो रही है, फॉर्म कैसे हो रही है, कंपनी को चलाना कैसे है, और अगर कंपनी को बंद करने का समय आ जाए तो डिसोल्यूशन की बातचीत भी इसी एक्ट में हुई है। प्लस अगर मैं कंपनीज एक्ट 1956 जो पहले एक्ट हुआ करता था, जब मैं आपके जैसे सीएमए इंटर में थी या फाइनल में भी थी फॉर दैट मैटर, हमने कंपनीज एक्ट 2000, हमने कंपनीज एक्ट 1956 ही पढ़ा है। एक्चुअली ये एक्ट आया 2013 में है, जहाँ पे कुछ नए चेंजेस अमेंडमेंट्स हमारे को दिखाई दिए मेजर, एंड देयरफॉर यस दैट्स वाज द रीज़न कि इस पूरे एक्ट को ही चेंज करना पड़ा। अदरवाइज छोटी मोटी अमेंडमेंट्स के साथ हम वही एक्ट का नाम रहने देते हैं, यहाँ पे एक्ट का नाम ही बदल दिया गया। सो नाउ it became, instead of Companies Act 1956, it is Companies Act 2013। yes, यहाँ पे इस एक्ट के अंदर जो 2013 वाला एक्ट है, इसके अंतर्गत हमारे पास दो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दैट इज वन पर्सन कंपनी एंड small companies also came into existence through this
अंडर द प्राइवेट कंपनीज परव्यू, प्लस कंप्लायंस प्रोसेस भी सिंप्लीफाई कर दिया गया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो रिप्लेस कर लिया कंपनीज एक्ट 1956 को, कंपनी को सेटअप करना आसान हो गया, फैसिलिटेट ईजियर कंपनी सेटअप एंड सपोर्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत में आज बातचीत कर रहे हैं, अगर बिजनेसेस बनेंगे, लोगों उन लोगों को तो पैसे मिलेंगे जो बिजनेस चला रहे हैं, बाकी लोगों को रोजगार मिलेगा एंड द साइकिल कॉन्टिन्यूज, राइट। प्लस आज हम अगर खुद बना रहे होंगे तो हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर पाएंगे, अपने देश में ही बना पाएंगे, और खुद के लिए तो कंज्यूम करेंगे ही, बाहर भी भेज पाएंगे। ऑल ऑफ इट हैज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज वेल। तो कंपनीज एक्ट 2013 कवर करता है इनकॉर्पोरेशन, रनिंग एंड डिसोल्यूशन ट्यू, ओपीसी और सिंप्लीफाइड कंप्लायंस इंट्रोड्यूस किया गया, और 1956 एक्ट रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, ताकि हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल पाए। कंपनीज एक्ट 2013 बेटे, इसका अगर स्ट्रक्चर बोलूँ तो यहाँ पर 470 सेक्शंस हैं, 7 स्केड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अपनी नोटबुक अगर आपने नहीं बनाई है तो बना लीजिए एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक के लिए नोटबुक, या अगर आपके पास लॉ जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे अगर आपके कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो हेडिंग डालिए, एक पेज पे फास्ट ट्रैक लिख दीजिए और उसके आगे से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। अगर चैप्टर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो या तो एक छोटी सी कॉपी बना सकते हो, रजिस्टर बना सकते हो, या फिर कुछ पेजेस छोड़ के फास्ट ट्रैक हेडिंग डालिए और यहाँ से ऐसे बनाइए कि एग्ज़ाम में आपको ये नोट्स काम आए, क्योंकि ये नोट्स इतने ज़्यादा एफर्ट्स के साथ मैंने बनाए हैं, बस 1 पॉइंट सोल्यूशन होने वाला है, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन बिफोर योर एग्जामिनेशन। इसको पढ़ो, अब पहला पेपर ही आपके पास है, ये पेपर नंबर 5 है ना, आप इसको पढ़ाई कीजिए, 2-3 दिन पहले अपने नोट्स से रूबरू होइए, एक बार रिवाइज कीजिए, गो विद द स्कैनर, डू द राइटिंग प्रैक्टिस एंड यू आर सॉर्टेड फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। तो अब इसको अपने नोटबुक में आप पहली हेडिंग लिख लीजिए, कंपनीज एक्ट का लीगल स्ट्रक्चर, 470 सेक्शंस हैं, इतने सेक्शंस हमें याद नहीं करने, बट अ लॉट ऑफ सेक्शंस आर देयर, जो सेक्शंस मैं आपको याद कराने की बहुत सारी कोशिश क्लास में ही करूँगी, जो सेक्शंस क्लास में याद नहीं होंगे बट इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं कहूँगी कि आप लिख भी लीजिए। तो हमारे पास टोटल 470 सेक्शंस हैं, 7 स्केड्यूल्स हैं एंड 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पर्पस क्या है इस स्ट्रक्चर का, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो पाए, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा अच्छे से आ पाए, रूल्स रेगुलेशन सिंप्लीफाई हो पाए, और जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल पाए। यस, दैट्स द एजेंडा। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लीगल स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पर आपको लिखना पड़ता है कि हमारे पास 470 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं, 29 स्केड्यूल्स हैं, सॉरी 7 स्केड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं, वहाँ पर आप ये भी लिखिए कि एजेंडा क्या है इस लीगल स्ट्रक्चर का, ओके, यानी दिस इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, आपने जब कॉमर्स लिया होगा, क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज चालू करी होगी, वहाँ पर भी चैप्टर नंबर 3 में आपने इसको देखा है, चैप्टर नंबर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगर वो बात याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कंपनी इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वी हैव सो मेनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल एक्ट भी है हमारे सिलेबस में, जो आपने पढ़े भी होंगे जब आपने फर्स्ट टाइम कंटेंट पढ़ा होगा, या और हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और वही कंपनीज पूरी कहानी है, और कंपनीज के अंदर पब्लिक प्राइवेट है। तो क्यों डिफरेंट है, क्यों कंपनीज को उठाया जाता है, फॉर वेरियस रीजंस लाइक वी आर नाउ स्टडिंग, कि कंपनीज एक्ट लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है, कंपनीज एक ऑर्गेनाइजेशन लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप तो था ही ना, हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप तो था ही ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस तो चल ही रहा है ना, मैंने मान लिया एलएलपी तो 2008 में ही आया है, 2008 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया, तो वहाँ से नया काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया हमारे पास, तो उससे पहले हमारे को कंपनीज एक्ट लाना क्यों पड़ा था, कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातचीत है जो प्रिविलेजेस
कंपनीज एंजॉय कर पाती हैं, जो कि एक ना तो पार्टनरशिप फॉर्म में एंजॉय कर पा रही थी, ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप। और कुछ सारी अच्छी बातचीत जो कैरी हो पा रही है इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम रिवाइज करने चल रहे हैं, है ना। यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब अगर मैं बात करती हूँ एक पार्टनरशिप की या सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो बंदा है तो धंधा है। अगर हम पार्टनरशिप पे भी नो केस फाइल कर रहे हैं तो हम पार्टनर्स ही बात करेंगे, या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पे भी बात कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटर ही तो है जो बिजनेस चला रहा है। बट यहाँ पर बिजनेस बोले तो कंपनी, और कंपनी को चलाने वाले लोग, द मैनेजमेंट एंड द ओनरशिप इज डिफरेंट। ओनरशिप तो शेयर होल्डर्स के पास है, यस, बट क्या कंपनी के लिए लायबल हो जाएंगे सारे शेयर होल्डर्स? जस्ट इन केस कंपनी ने लोन लिए नहीं वापस दिए तो क्या करोगे? वहाँ पर टाइप ऑफ, बेसिकली आप लाइबिलिटी भी कहीं ना कहीं लिमिटेड, बट देन देयर आर फ्यू categorization of types of companies on the basis of liability also, which we will eventually study in the sessions, okay। तो हमने क्या बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की, अपनी खुद की लीगल एंटिटी है अपने शेयर होल्डर से अलग। लिमिटेड लाइबिलिटी है, जैसे दोनों बातें मैंने अभी अभी आपसे बात करी। ये अगर मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म ने पैसे लिए, दो पार्टनर्स है राम और श्याम, तो इनको पैसे अगर फर्म के पास नहीं है तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसे वापस देने पड़ेंगे, अगर बैंक से पैसे लिए हैं, जिससे भी पैसे लिए, अगर लीगल एम्बिट पैसे लिए, है ना। बट कंपनी में अगर शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स लिए हुए हैं 10 रुपये एक शेयर के, तो बस 1,000 रुपये ही उसकी लाइबिलिटी है, और अगर वो भी पे कर चुके हैं तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। तो लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर यही सोल प्रोप्राइटरशिप होती, यही पार्टनरशिप फर्म होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी आप पढ़कर आए होंगे अपने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 में, अगर आपको याद है तो जिन जिन को ये लग रहा था कि बिजनेस स्टडीज़ तो बस थियरी वाला सब्जेक्ट है, इसको ऐसे करने से हो जाएगा, उनको अब शायद लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, चलो खैर पास में तो नहीं जा सकते, बट इस सब्जेक्ट को भी ऐसा मत समझिएगा, ओके। नाउ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लोग आए लोग जाए, बिजनेस चलता चला जाएगा, कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट डिस्पाइट ऑफ पीपल कमिंग और गोइंग, चेंज इन मेंबरशिप होगा तब भी बिजनेस चलता रहेगा। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम पे अक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी खरीदी भी जा सकती है, बेची भी जा सकती है। कॉमन सील, बट ये अब जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो ये ऑप्शनल हो गया। पहले क्या हुआ करता था, कंपनी का जो सिग्नेचर हुआ करता था ना कहीं मोहर, ये छाप, ये सील हुआ करती थी। बट क्योंकि आज तो हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वाले ज़माने में रहते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है, तो इसलिए आज सील जो है वो ऑप्शनल हो गई है। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे उन्हें वैलिडेट करने के लिए मोहर लगा दी, बेसिकली साइन कर दिया, है ना। बट आज 2015 के बाद से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको या तो 2 डायरेक्टर साइन कर लेंगे, या फिर एक डायरेक्टर या कंपनी से, और साथ में कंपनी सेक्रेटरी साइन कर लेगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटा है, हो सकता है यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ईजिली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी से कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, मान लेते हैं आपने अडानी गैस का शेयर ले रखा है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर ले रखा है, या Naukri.com का शेयर ले रखा है, या जोमेटो का शेयर ले रखा है, या LIC का शेयर ले रखा है, या SBI का शेयर ले रखा है। अब इतनी सारी कंपनीज है, अब अगर लिमिटेड मतलब बेसिकली पब्लिक कंपनी है, अगर आपको लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं शेयर बेच सकता हूँ, नहीं तो फिर लिक्विडिटी नहीं, लोग लेंगे ही क्यों। तो वहाँ पे जो ये इक्विटी कल्ट स्प्रेड करने की कोशिश करी जा रही है, या ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प मिलती है थ्रू दिस फिनेंशियल चैनल, फिनेंशियल मार्केट्स, पैसे आ पाते हैं आम जनता से, और आम जनता भी एज एन इन्वेस्टर पैसे कमा पाती है। इट इज़ अ विन विन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर इंडिविजुअल्स हु आर इन्वेस्टिंग, इंडिविजुअल्स एंटिटीज, इट कुड बी एनीबडी, या। तो ये पूरा इक्विटी का कल्ट है, या शेयर होल्डिंग का प्रोसेस है, लोग शेयर करेंगे ही क्यों अगर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होगी, अगर लिक्विडिटी नहीं होगी। एंड देयरफॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन पब्लिक कंपनीज, बट इन प्राइवेट कंपनीज यस, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं कि आप शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, बट देन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, एंड विल टॉक इवेंचुअली अबाउट द डिटेलिंग्स ऑफ इट जो हमारे सिलेबस में है, ओके। देन तो हमने क्या बोला, पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, प्राइवेट कंपनी में कुछ ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कंपनी टू सू एंड बी सूड, कंपनी कैन इनिशिएट और फेस लीगल प्रोसीडिंग इन इट्स ओन नेम ऑल्सो। जब प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकते हो तो मुकदमे भी आपके नाम पे चल सकते हैं। यस, दे हैव फ्यू ऑफ द
characteristics of company. I hope we are sorted here. Now there is something as an important concept, that is lifting of corporate wheel. क्या है? पर्दा है बेटे, पर्दा, पर्दा है पर्दा। पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे कौन है? कम बोल रहे हैं कंपनी कि कंपनी बेसिकली, कंपनी के आगे ना पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, या कंपनी के जो पीछे लोग हैं उसके पीछे पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कंपनी सेपरेट नाम है ना, सेपरेट ओनरशिप है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, यही कंपनी के नाम पे ही लोग इनको सू कर सकते हैं, और कंपनी ही अपने नाम पे किसी और को भी सू कर सकती है, अपने एज इन कि XYZ कंपनी लिमिटेड ने सू कर दिया ए को, मिस्टर ए को, मिस्टर या XYZ कंपनी, ABC कंपनी कर सकते अपने नाम पर। बट अगर लग रहा है कि कोई तो इस पर्दे की आड़ में छुपा हुआ है, कोई है जो गड़बड़ घोटाला कर रहा है, तो या तो इस पर्दे में पियर्स कर दिया जाएगा या इस पर्दे को उठा दिया जाएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, वेल मतलब एक तरीके से पर्दा समझ लो, है ना। कंपनी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी इज अ लीगल प्रिविलेज, प्रिविलेज है, इसका मिसयूज मत करो। अगर मिसयूज किया, इफ यूज फॉर लेट्स से फ्रॉड या डिसऑनेस्ट पर्पसेस, तो कोर्ट इस व्हील को लिफ्ट कर देगी या पियर्स भी कर देगी, ऐसे दोनों लीगल लैंग्वेज करेक्ट है। When is the veil lifted? Separate legal entity is ignored. जो बंदा असली मुजरिम है, असली गुनहगार है, इंडिविजुअल्स बिहाइंड द कंपनी में बी पर्सनली लायबल, हेल्ड लायबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना पड़ता है? टू पनिश फ्रॉडलेंट कंडक्ट, फ्रॉडलेंट कंडक्ट को पनिश करने के लिए। यस, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मतलब अच्छा हम लोग करते हैं और कंपनी का नाम लगा देंगे, कंपनी देखेगी, है ना। बट देन यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल कोर्ट से ऑर्डर आ सकता है इसको लिफ्ट करने का, और या फिर अनलॉफुल एक्ट किया जा रहा है कंपनी के नाम पे, मतलब कंपनी के कंधे पे बंदूक रख के डिस्कियाँ तमंचे पे चल रहा है डिस्को, गलत हो जाएगा। Okay, all of these situations call for lifting of will, and this is important just in case exam में lifting of corporate will पे क्वेश्चन आता है। ये सारी बातचीत आपको लिखनी है। आप ये कंटेंट बिल्कुल अच्छे से या तो स्कैनर से देखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। यस, आई लेट मी जस्ट शो यू, स्कैनर भी दिखा देते हैं आपको एक बार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है डेक्टर्स विच विल इवेंचुअली स्टडी। यस, पढ़ेंगे उसके बारे में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए स्कैनर में कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं कि रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से सेक्शन 8 कंपनीज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, स्मॉल कंपनी जो नया हमारे पास नए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई अपार्ट फ्रॉम ओपीसी इन द कंपनीज एक्ट 2013, इससे क्वेश्चन है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, व्हेन आई वाज इन माय एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग माय एग्जामिनेशन टाइम, मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो आप कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, बट माय एजेंडा हेयर वाज टू शो यू, मैं आपको दिखाना चाहती थी किस तरीके से कॉर्पोरेट वेल पे क्वेश्चन आया हुआ है। लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ ग्लांस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेंस, अमेजिंगली important, extremely important. Okay, okay, I'm just scrolling it down, you'll be able to see it in a while. सी 2019 में क्वेश्चन आ रखा है 8 नंबर का। तो हमारे पास अब जनरली क्वेश्चन जो होते हैं, अगर मैं आपको आपका स्ट्रक्चर बताऊं, आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर बताऊं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 15 सब पार्ट्स में क्वेश्चन आता है, 15 MCQs हैं, 2 मार्क्स ईच। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको 30 नंबर दे देता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे पास टोटल, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्चुअली हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन हैं। इन कोई से भी 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, एनी 5 क्वेश्चन।
अब ये 5 क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, और 2A 7 मार्क्स का, 2B 7 मार्क्स का, इस तरीके से 14 मार्क्स का क्वेश्चन बना हुआ है। हो सकता है ये 8-6 कर दिया जाए, मार्क्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर मैं रिसेंट पैटर्न बोलूँ तो ये फॉलो किया जा रहा है। Okay, I'll also try to give you the exposure to the recent question paper जो एग्जाम में आया है। मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड सेशन भी करूँगी, आई एम प्लानिंग इट वेरी सून, बट इन द नेक्स्ट सेशन मैं उसे खोल कर लाऊंगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको कंसेप्ट तो रिवाइज हो गया, बट आप या तो जहाँ से अगर आपने कहीं से क्लासेस ली हुई हैं वहाँ के नोट्स रेफर कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ पढ़े हैं तो डेफिनेटली मैंने तो सब कुछ आपको दिया ही हुआ है। हेयर it looks like this। तो हमारे पास विक्की कौशल, अमिताभ बच्चन जैसे करेक्टर्स क्लास में जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं उनको मिलते ही हैं, या उन्होंने देखे ही हैं। बाकी जो कहीं से भी नहीं पढ़ रहे जो बच्चे, जिन्होंने अपने सेल्फ स्टडी करी है, वो सिंपली स्टडी मैथ से पढ़ लेंगे। बिल्कुल आंसर हमें वैसे ही लिखना है, आप सिंप्लीफाइड वर्जन लिख सकते हैं, बट की कंसेप्ट लिखने होंगे, और जिसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड सेशन 2-3 सेशंस करूँगी वहाँ उसके लिए, तो कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। कॉर्पोरेट फेल है, इज द कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट वेल मैंने आपको पूरा समझाया हुआ किस तरीके से। यहाँ पे मैंने विकी कौशल और अनन्या पांडे का एग्जाम्पल लिया था, और प्रॉपर आंसर भी मैंने बताया कि किस तरीके से आपको लिखना है। और अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है तो बेस्ट आपके लिए रहेगा या तो स्कैनर से आंसर पढ़ लीजिए, सो दैट यू गेट टू नो दैट व्हाट इज़ टू बी रिटन, या और एक आध बार प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उनकी कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप स्टडी मैथ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, आई होप वी आर गुड। इसको बॉलीवुड स्टाइल से अगर मैं रिकैप करूँ, या बॉलीवुड स्टाइल में आपको इसका मिमोनिक दूं कि आपको कॉर्पोरेट वेल में क्या लिखना चाहिए। शी फेसेस पापा। अगर आपने वो मूवी देखी है, कौन सी, अमर अकबर एंथनी, वहाँ पे गाना है ना, पर्दा है पर्दा, पर्दा नशी है, पर्दे के पीछे पर्दा न कर दे, तो अकबर मेरा नाम नहीं है बेसिकली। हेयर ऋषि कपूर इज देयर, नीतू कपूर इज देयर, एंड नीतू कपूर के पापा के साथ आई हुई है, उसने पर्दा लगाया हुआ है। ओके, तो पर्दे उसका पूरी कहानी, अगर आपने गाना नहीं देखा है, अब शी फेसेस पापा इज व्हाट आई हैव ब्रॉट एज अ निमोनिक फॉर यू। कुछ ट्रिक्स मैं लाती रहूँगी ताकि आपको याद करना आसान हो जाए, किन किन रीजंस के कारण ये व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। SHEFACES ये सारे कारण हैं। जैसे शैम कंपनी है, और कंपनी को सिर्फ आपने एक मास्क ले जैसे लगा रखा है अपने इलीगल एक्ट्स को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक केस लो है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको ये केस लो याद करना चाहिए, और डिफिकल्ट नहीं है। आपने 1-2 बार अगर नोट्स देख लिए हैं, यू विल बी एबल टू प्रोसेस इट। और अपने नोट्स में अगर आप खुद लिख रहे हैं तो वहाँ पे इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हॉस्टाइल। अगर एनिमे कैरेक्टर है, मतलब मान लेते हैं अगर वॉर टाइम चल रहा है, जैसे अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा है वॉर टाइम चल रहा है, अगर वॉर टाइम चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसी कंपनी है आपके देश में जो कंट्रोल्ड है उस एनिमी कंट्री के किसी पर्सन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उस केस में भी पर्दा उठा के देखा जाएगा। कंपनी इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एनिमीज ड्यूरिंग वॉर टाइम। अगर इवेजन हो रहा है टैक्स का, टैक्स की चोरी हो रही है, मतलब आप कंपनी की आड़ में छुप के टैक्स छुपा रहे हो, आप रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर भी पर्दा उठा लिया जाएगा। अगर फ्रॉड हो रहा है, इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, देन ऑल्सो द कंपनी, इफ़ कंपनी के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है, वो धोखा देना चाह रही हैं, वो डिसीव करना चाह रही हैं, इन दैट केस ऑल्सो द कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड। अगर आप वेलफेयर लॉज, जैसे अगर आपने जब पढ़ा होगा ग्रेचुटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, EPF, ESI, कोड ऑफ वेजेस, पूरा मॉड्यूल भी, सेक्शन भी में आपने सारी बातचीत करी है ना। वहाँ पे आपने पढ़ा है कि एम्प्लॉयज़ को हैव टू गिव बैक। अगर आप उससे बचने के लिए कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कोर्ट जो है आपकी लिफ्ट कर देगा कॉर्पोरेट विल। ट्राइंग टू एस्केप लीगल ऑब्लिगेशंस लाइक बोनसेस और लेबर राइट्स, यस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट की किसी दिशा निर्देश का आपने उल्लंघन किया है,
यस मतलब बेसिकली कोर्ट ने कुछ बोला था, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर आप पकड़े गए हो, कंपनी अगर अपना स्टेटस यूज़ कर रही है कि कंपनी के कोर्ट के अगर कोई दिशा निर्देश आए उसे आप डिसओबे कर रहे हो, तो रियल कल्प्रेट को पनिश किया जाएगा। अगर इवेजन कर रहे हो पब्लिक पॉलिसी का, मतलब अगर आप बिजनेस जो सोसाइटी के मॉरल्स हैं, जो सोसाइटी के लॉज हैं, उसके अगेंस्ट जाके बिजनेस कर रहे हो, तभी भी उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो एक्चुअली में गुनहगार है। अगर आप शेयर होल्डर्स के एजेंट बने हुए हो, बेसिकली कंपनी इज मियरली एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, अभी तो हमने बोला सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब शेयर होल्डर मैनेजमेंट जो है वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या उनके नाम पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये नाम छुपा के कंपनी के नाम पे शेयर होल्डर अपना ही काम चला रहे हैं। यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कंपनी जब एक सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर की तरह, एजेंट की तरह एक्ट कर रही है, ट्रूली में इंडिपेंडेंट नहीं, हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट एंटिटी, अगर ऐसा नहीं है तभी भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा। अगर प्रोटेक्शन हो रहा है, यस, इफ पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है पब्लिक गुड के लिए कॉर्पोरेट वेल नो लिफ्ट कर दी जाए। अवॉइडिंग लीगल एंटिटी, कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट इफ इट इज नॉट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, अगर कोई और ही है जो चला रहा है, उसके इशारों पे नाच रही है, हाँ, जैसे छोटी उंगली पे नचाएगी तुझे कौन, स्मॉल टाइम गर्ल नहीं, अगर कोई कोई बंदा चला रहा है इस बिजनेस को, इंडिपेंडेंट सी नहीं है बेसिकली इस कंपनी की, देन ऑल्सो उठा लिया जाएगा पर्दा। यस, एंड देन पर्सनल यूज ऑफ कंपनीज फंड्स, मतलब कंपनी को सिर्फ आपने एक मुखौटे जैसे लगाया हुआ, इट इज जस्ट मास्क। यस, यूजिंग कंपनी मनी फॉर पर्सनल गेन टू अंडर द कॉर्पोरेट कवर, और आप एक्सपेंसेस दिखा दोगे तो ऑफ कोर्स अब कंपनी के पास मुनाफा नहीं है, मुनाफा नहीं है तो जो वेलफेयर लॉज है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट को आपको टैक्सेस देना है आप उसमें भी चोरी करेंगे। यस, ऑल ऑफ दीज रीजन, सो शी फेसेस पापा इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर व्हेन आर द केसेस, व्हाट्स द केस व्हेन व्हील इज लिफ्टेड। ठीक है, इसमें गिलफर्ड मोटर वाला केस लो मैं आपको सजेस्ट करूँगी याद करने के लिए, और जॉन्स वर्सेस लिपमैन भी, और दोनों के बारे में हमारे स्टडी मैट में बात हुई है, हमारे कंटेंट में मैंने बात करी हुई है जो मेरे साथ क्लासेस में है। Yes, now let's go with the next topic to revise, that is kind of companies. Kind of companies कौन कौन सी है हमारे पास, कंपनीज जो हैं, अगर मैं इनकॉर्पोरेशन के प्रोविजंस बोलूँ तो दो पार्ट्स में विभाजित है, एक है पब्लिक एक है प्राइवेट। पब्लिक में हमारे पास कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और 7 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और लोगों को बुला सकती है, आओ शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो। और जबकि बात करती हूँ मैं प्राइवेट कंपनी की, तो यहाँ पे 2 ही डायरेक्टर्स चाहिए, 2 ही कम से कम मेंबर्स हैं, और ये लोगों को नहीं बोल सकती आओ 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 मेरी कंपनी के शेयर ले लो। प्राइवेट कंपनी में ही ओपीसी और स्मॉल कंपनी वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब दी बोथ ऑफ दीज आर काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनीज ओनली। ओपीसी में जैसे नाम बोल रहा है, देर इज ओनली 1 मेंबर 1 डायरेक्टर, बट ये नॉमिनी का नाम लिखता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, बिकॉज ओनली 1 पर्सन इज देयर, इफ दैट पर्सन डाइज और लेट्स से इनकैपेसिटेट हो जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, लेट्स से इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई, या लेट्स से मेंटली स्टेबल नहीं है, और एनी ऑफ द रीजन, तो वो नॉमिनी एक्ट करेगा, दैट नॉमिनी विल रिज्यूम एज 1 पर्सन, एज अ डायरेक्टर पोजिशन वो ले लेगा। आइडल फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स नॉमिनी चाहिए होता है, और यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज है तो प्राइवेट कंपनीज ही, बट इनका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होता है, टर्नओवर 40 करोड़ से कम होता है। अगर मैं रिसेंट अमेंडमेंट बोलती हूँ, आगे पढ़ोगे आप इसे, ये 4 करोड़ 2 करोड़ हो गया, ये 40 करोड़ 20 करोड़ हो गया, विल टॉक अबाउट इट इन अ वाइल। ओके, लेस, और इनके पास कंप्लायंस के मतलब जो लॉज बोलते हैं कि ये करना है एटसेट्रा, फाइल करना है, रिटर्न देनी है, ये करना है, वो कंप्लायंसेस कम है ऐसी कंपनीज के पास, तभी तो हम इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे ना। अगर इंसान जो है सोलो एंटरप्रेन्योर स्मॉल कंपनी इलीगल ताम झाम में फंसे रहेंगे तो बिजनेस कब करेंगे। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू रिकॉल, एंड ऑल्सो अगर कोई टॉपिक बहुत क्लियर नहीं था वो अब क्लियर हो रहा होगा, बट बहुत डिटेल में फास्ट ट्रैक में जाना वे वी स्टडी थ्रू एग्जाम्पल्स इज नॉट पॉसिबल। आई होप यू आर गेटिंग द वे फॉर एग्जामिनेशन स्मार्टली स्टडी हम कैसे करें आप समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं ओपीसी।
मेरी स्पीड इसी तरीके से रहेगी, है ना। बाकी अगर आपके कुछ इनपुट्स होंगे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बातचीत करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन यही है कि हमें डिसिप्लिन से काम करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आपने साथ में अपना मोबाइल ले रखा है, बस मुझे सुन रहे हो और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बेटे आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो अपनी ज़िंदगी जी चुके, जी रहे हैं, मस्त जिएंगे। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अगर आपने सीएम में सोच लिया है बनना है, वो 3 वर्ड्स अपने नाम के आगे लगाने हैं, तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। Yes, and for to make things a little convenient for you, a little easier for you, here I am, and I also seek your love and support. So if you haven't yet, press that button which you are supposed to press. Do it now. आइए ओपीसी पढ़ेंगे। ओपीसी के स्पेशल प्रोविजन 1% कंपनी, और मुझे लगता है इस बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट 5-7 मिनट्स इतने ध्यान से मुझे सुनना कि बस अपने दिल में, अपने दिमाग में आप ये ओपीसी ऐसे उतार लो कि भैया जी चमक जाए, चमक, ओके, चमका हो जाए। लेट्स गेट गोइंग। ओपीसी इस 1% कंपनी में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वहाँ पे नॉमिनेटेड पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा। उस नॉमिनेटेड पर्सन का रिटन कंसेंट भी चाहिए होगा कि हाँ मैं तो रेडी हूँ डायरेक्टर बनने के लिए, जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। प्लस ये कंसेंट को फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, जब इनकॉर्पोरेशन के लिए 1% कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेशन करा रहा होगा। तो अगर अगेन आपको मैं दुहाई दूंगी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्लास 11, जहाँ हमने 3 पार्ट्स में समझा था कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, पहले प्रमोशन स्टेज, फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज, फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल स्टेज। दिस इज वैलिड फॉर पब्लिक कंपनीज। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है तो डॉक्यूमेंट्स कुछ सबमिट होते हैं जो प्रमोशन स्टेज में बनाए हुए होते हैं। तो जब फाइलिंग हो रही है ओपीसी की, उस समय ये नॉमिनेशन, जिसका आप नॉमिनेशन कर रहे हो उसकी बारे में डिटेल्स और कंसेंट भी फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अब नॉमिनेटेड पर्सन अपना चाहे तो, जैसे मैंने मान लिया कि मैं ओपीसी हूँ, मैंने मिस्टर ए का नाम दिया कि ये मेरा नॉमिनी है, उसने कंसेंट भी दिया था, मैंने फाइल कर दिया, बट अब बाद में वो कह रहा है नहीं मैं नहीं बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू विड्रॉ माई कंसेंट और बीइंग अ डायरेक्टर इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, तो वो किया जा सकता है। मेंबर में चेंज द नॉमिनेटेड पर्सन एनी टाइम, वो खुद भी कर सकता है और मैं भी कर सकती हूँ। नॉमिनेटेड पर्सन भी खुद कर सकता है विड्रॉ, और जिसने नाम दिया था, मतलब जो ओपीसी है इस समय, जो एक डायरेक्टर एक मेंबर है, वो भी अपना नाम नॉमिनेशन का नाम बदलना चाहे तो बदल सकता है। विड्रॉ टू बी डन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इसकी डिटेलिंग्स हमारे पास नहीं है, सिलेबस में भी ऐसी हम पढ़ रहे हैं। मेंबर मे चेंज द नॉमिनेटेड पर्सन एनी टाइम, मस्ट इन्फॉर्म द कंपनी इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड मैनर, कंपनी को भी बताना है कि इसको, इस डायरेक्टर को, इस मेंबर को जो ओपीसी का है, जो करंटली है, उसको इन्फॉर्म करना है कि अब मैं मिस्टर ए की जगह ना मिस्टर सी को बना रहा हूँ अपना नॉमिनी। तो इन्फॉर्म कंपनी को भी करना है और रजिस्ट्रार को भी करना है। और जो ये नॉमिनेशन का नाम चेंज हो रहा है, नॉमिनी का नाम चेंज हो रहा है, इसको हम ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं बोलते हैं, चेंज ऑफ मेमोरेंडम नहीं बोलते हैं। यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कंपनी के टाइप्स हमारे पास है सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। ओपीसी जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। एंड आई विल टॉक अबाउट गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी व्हेन विल मूव टू एमओए। अभी के लिए समझ रहे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी है। लिमिटेड तो कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास 100 शेयर है 10 रुपये ईच, तो मेरे 1000 रुपये ही है लाइबिलिटी, और वो भी अगर मैं पे कर चुकी हूँ तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेट से 10 रुपये का शेयर था जिसमें से 7 रुपये ऑलरेडी मैं पे कर चुकी हूँ, तो सिर्फ 3 रुपये की लाइबिलिटी बनती है मेरी, अगर रिक्वायरमेंट आती है तो। ठीक है, गारंटी जैसे नाम बोल रहा है, जितनी मैंने गारंटी दे रखी है उतनी की लाइबिलिटी आएगी, बट दिस ओनली हैपेंस व्हेन द कंपनी इज डिसोल्यूटिंग, जब बंद हो रही है कंपनी। और अनलिमिटेड अगेन जैसे बोल रहे हैं कि लाइबिलिटी तब आएगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बट आएगी तभी जब कंपनी बंद हो रही है, क्योंकि कंपनी और कंपनी को चलाने वाले लोग तो अलग हैं, या कंपनी के ओनर्स तो अलग है। मेंबरशिप इन कंपनी, मेंबरशिप एंड ओनरशिप इज डिफरेंट। ठीक है, सेपरेट एंटिटी होने की वजह से आप किसी शेयर होल्डर को पैसे दो, हमने तो बोला लाइबिलिटी लिमिटेड है। बट स्ट्रक्चर अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 फॉर अ ओपीसी कैन बी ऑल ऑफ दीज, एंड इन जनरल ऑल्सो विल स्टडी अबाउट इट ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। 3 कैटेगराइजेशन में कंपनीज विभाजित है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। और जस्ट इन केस आपने
ग्रुप 2 की तैयारी करी थी, ग्रुप 1 की तैयारी नहीं करी है, लॉ इतने अच्छे से तैयार नहीं हुआ, बट यू वांट टू अपीयर फॉर योर एग्जामिनेशन, देन ऑल्सो दीज नोट्स विल हेल्प यू स्मार्टली स्टडी, और आप इससे अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा लोगे टू क्लियर एग्जामिनेशन. Okay, now moving forward, now let's go to classification of companies. हमारे पास एक important topic है statutory company. अगेन आप पढ़े हैं क्लास 11th में इसके बारे में, बिजनेस स्टडीज़ में, जो किसी एक्ट के थ्रू कंपनी बनाई गई, जैसे LIC एक्ट के थ्रू LIC बना, ठीक है, RBI एक्ट के थ्रू RBI बना, ICWI, ICMAI 1959 एक्ट के थ्रू इंस्टीट्यूट बना. मतलब किसी एक्ट के थ्रू जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है. इट इज़ क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. रजिस्टर्ड कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है. एग्जिस्टिंग कंपनी वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी थी, इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रीवियस एक्ट्स एंड स्टिल वैलिड. एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट है. इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे पास इस चैप्टर की. ये सेक्शन 8 कंपनी कहलाते हैं. ये सिर्फ चैरिटेबल या सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए ही बात करते हैं. ओके, गवर्नमेंट कंपनी वो है कि सरकार के पास 51% है उससे ज़्यादा के शेयर्स हैं. वो सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेट हो सकती है, सेंटर और स्टेट मिला के हो सकती है, या किसी सेंटर या स्टेट कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है. ये सब गवर्नमेंट कंपनी है, बट 51% या उससे ज़्यादा होंगे यहाँ पे शेयर्स. ओके, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड तो इंडिया के बाहर हो है, बट इंडिया में काम कर रही है, और इन सब पे डिटेल्स है हमारे पास, अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे. ओके, होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी वो है, होल्डिंग वो है जो कंट्रोल कर रही है, जिस पर कंट्रोल किया जा रहा है वो सब्सिडरी है. इसकी डेफिनेशन भी इतनी आसान है. यस, प्राइवेट कंपनी क्या है मेरे बेटे? प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में दे रखी है. सेक्शन लिख लो अगर अभी तक आपने याद नहीं किया हुआ है. राइट, एक सेक्शन का पेज बना लो हमेशा जब चैप्टर शुरू करते हो. एक पेज, इसमें तो 2 पेजेस बना सकते हो क्योंकि 470 सेक्शंस में से कुछ सेक्शंस हैं हमारे पास जो हमें याद करने. तो सेक्शंस का पेज बना लो, 2 पेजेस छोड़ दो और बाकी कंटेंट जैसे लिखते हो वैसे लिखते जाओ. सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में हमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मिली हुई है. OPC सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में है. आई डोंट नो if I have not talked about it. It is section 2 subsection 62. Okay, section 2 subsection 68 is where we talk about private companies. इसकी definition क्या है? Company with minimum prescribed minimum capital and its article. और पता है ये जो मिनिमम प्रिस्क्राइब मिनिमम कैपिटल है तो हटाई दी, 2013 में हटाई दी. तो इस वाले एक्ट में ऐसे हटा दिया गया था. पहले था मिनिमम शेयर कैपिटल आपका इतना होगा, 1 लाख हुआ करता था, 5 लाख हुआ करता था पब्लिक के लिए, हटा दिया गया. इट इज़ नो मोर, देयर इज़ नो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल एनी मोर. तो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल अगर आप मीट करते हो और आपके आर्टिकल में ये सारे प्रोविजन है तो आप प्राइवेट कंपनी हो, ऐसा हमारे को कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला. बट देन इट वाज रिमूव्ड इवेंचुअली, और ये मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल भी हटा दी गई. ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं नाउ रिमूव. रिस्ट्रिक्शन क्या है इनके? शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रांसफर नहीं कर सकते इतनी फास्टली. लिमिटेड लिमिट्स मेंबर्स टू 200, मिनिमम 2 है मेंबर्स और मैक्सिमम 200 है. और इस 200 में कौन नहीं आता है? जैसे मान लेते हैं मी एंड माय हस्बैंड दिशा एंड राहुल ने शेयर इकट्ठा ले रखा है, तो लेट्स से राहुल एंड दिशा है तो राहुल के नाम पे आ जाएगा, एक ही बंदे को काउंट किया जाएगा. yes, it is only counted as 1, then it will not be counted as 2 people. okay, now current और former employees अगर उनके पास शेयर्स हैं तो उनको भी मेंबर्स में आप इंक्लूड नहीं करते हो. और प्रोहिबिट करता है, पब्लिक कंपनी में प्रोहिबिशन है कि आप लोगों को नहीं बुला सकते कि शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो, नहीं कर सकते बिकॉज यार रिस्ट्रिक्शन है ना. शेयर ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन AOA में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर रखा होगा. टोटल बैन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते शेयर, बस एक ही कंडीशंस बता रखी होंगी AOA में. डायरेक्टर रिफ्यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र शेयर. यहाँ पे डायरेक्टर के पास ऐसी पावर है, ऐसा उनके पास डिस्क्रिशन है, मर्जी है, ऐसा वो डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक इन्विटेशन. ऑफ कोर्स हमने बोला यहाँ पे पब्लिक इन्विटेशन तो अलाउड ही नहीं है प्राइवेट कंपनीज में. टाइट निट स्ट्रक्चर है, स्मॉल ओनरशिप रहता है, टिपिकली फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में ही बिजनेस रहता है. नोट रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, सिर्फ AOA स्टेटेड रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होते हैं.
अगर कोई प्राइवेट अग्रीमेंट्स हैं जो कि एओए में नहीं है, वो कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होते हैं, हो सकता है इस स्टेटमेंट से आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाए ट्रू फॉल्स फॉर्मेट में। इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पॉज करके इस स्टेटमेंट को लिख भी सकते हैं। अगर आपने नोट्स ऑलरेडी अवेल कर लिए हैं वेबसाइट पे जाके तो आप इसको मार्क कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में बात करता है ना। क्या बोल रहा है, ये पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी ने है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया डेफिनेशन है। जो प्राइवेट कंपनी नहीं वही पब्लिक कंपनी है। यहाँ पर भी प्रिस्क्राइब पेड अप कैपिटल ऐसे नोटिफाई कर रखी होगी वैसे होगी, और इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अलाउड है, मूवेबल है शेयर्स एज पर सेक्शन 44, फ्रीली ट्रांसफरेबल है अनलेस आर्टिकल इम्पोज। तो आर्टिकल ही बताता है कि कैसे ट्रांसफर होने हैं प्राइवेट में भी और यहाँ पर भी। वैसे तो रिस्ट्रिक्शन पब्लिक में होता नहीं है, बट अगर कोई है तो वो एओए में बता रखा होगा। पब्लिक ऑफर पे हमारे पास डिटेल्ड कंटेंट है। अगर आप मेरे साथ क्लासेस में है, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो सेशन 5 में पब्लिक ऑफर का सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। और अगर आपने पहले कभी टॉपिक कहीं भी पढ़ा है या सेल्फ स्टडी करी हुई है तो आइए इसको छोटा सा देखेंगे, डिटेल्ड वर्जन आगे पहुँचते हुए देखेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे उसको। ओके, पब्लिक ऑफर क्या है, कैन इश्यू प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स में डिबेंचर्स के लिए बोल सकते हैं। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में कि हम कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। एक लड़का लड़की कैसी बातें करते हो आप लोग। आओ, प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, प्राइवेट बट पब्लिक कंपनी तो प्राइवेट बोलती है आओ आओ शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो। ओके, किस कंपनी को हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेते हैं, अगर कोई सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की तो उसको भी हम पब्लिक कंपनी जैसे ही ट्रीट करते हैं, चाहे उसका आर्टिकल कुछ और ही बोल रहा हो। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड मीटिंग कॉरम। मीटिंग कॉरम मतलब एक मीटिंग को कितने मिनिमम लोग होने पड़ेंगे प्रेजेंट इस मीटिंग में होने के लिए, इस मीटिंग को वैलिड मीटिंग होने के लिए। सारी बातचीत हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में बताई गई कि ये कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने होंगे। तो स्ट्रिक्टर है यहाँ पे नॉर्म्स। बेसिकली ये नॉर्म्स लीनियंट है या इतने स्ट्रिक्ट नहीं है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं ये वाले प्रिविलेजेस एंजॉय करती है। ग्रेटर रेगुलेटरी स्क्रूटनी भी है, मतलब आप कानून की निगरानी में है। कहने का मतलब क्या है, पब्लिक कंपनी क्योंकि लोगों का पैसा है इनके पास तो जनता जवाब मांगती है। पब्लिक कंपनी में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, ब्रॉडर एक्सेस है, आप ज़्यादा लोगों को बोल सकते हो आओ पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, और टाइटर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी है, फिर लोगों के पैसे लिए हुए तो उनको जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्या डिफरेंसेस है मेरे बेटे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ दिया है, थोड़ा डिटेल्ड वर्डिंग्स यूज़ करी हुई है हमारे कंटेंट में। तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे यहाँ से, हम यहाँ पे रिवाइज तो कर ही लिया बट एक बार पढ़ेंगे ज़रूर, या तो आप अपने नोट्स रेफर करेंगे या फिर स्टडी मैट रेफर करेंगे, और यू कैन ऑल्सो चेक द आंसर ऑन इन द स्कैनर एज वेल, बिकॉज इससे क्या पता चलेगा कि आंसर की वर्डिंग्स भी तो लिखनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि एक एक वर्ड में आंसर लिखा और आप सोच रहे हो 7 नंबर मिल गए। यस, मिनिमम कितने लोग चाहिए प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 मिनिमम। मैक्सिमम पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट में 200 हो सकती है, बट इसमें करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ऐड नहीं किए जाते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल में भी बोल रखा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। पब्लिक में जनरली फ्री है, वैसे सब्जेक्ट टू आर्टिकल। पब्लिक ऑफर ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। मिनिमम डायरेक्टर्स यहाँ पर 2 चाहिए, जैसे यहाँ पे ये भी 2 चाहिए थे, बट यहाँ पर मेंबर्स तो 7 चाहिए थे, अब डायरेक्टर्स अपन को यहाँ 3 ही चाहिए। प्रोस्पेक्टस तो एक तरीके से इन्विटेशन होता है, जो एक खबर छपवा दो अखबार में, ये प्रोस्पेक्टस ही है एक तरीके से। प्रोस्पेक्टस क्योंकि लोग को बुला नहीं रहे शेयर्स के लिए तो ये छपवाते भी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी में दे विल हैव टू ऑफर पब्लिक से आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही करते हो। जैसे प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे फिर हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, अब्रिज प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट है। रेड हियरिंग में तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्लायंस ऑफ कोर्स यहाँ पे लेस स्क्रूटनी है, यहाँ पे ज़्यादा स्क्रूटनी है।
या कन्वर्जन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट में कन्वर्जन हो सकता है, हाँ हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है, बट यहाँ पर आपको अप्रूवल चाहिए होएगा एनसीएलटी से। एनसीएलटी इज द ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है। ओके, लीगल कंप्लायंस क्या है, दे विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में बताया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक केस लॉ है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट यू शुड लर्न, एंड इन केस द क्वेश्चन कम्स, हमें आंसर में इन जनरल फॉर्मेट बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक डेडिकेटेड सेशन आपके साथ करूँगी, 2-3 सेशंस करूँगी आंसर राइटिंग के, बट आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए आंसर का, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी लिखो, उसमें सारी कहानी लिखो, कोशिश करो जो कीवर्ड्स हैं वो लिखे जाएँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप एग्जाम्पल्स और केस लॉज दो, अगर केस लॉज है रिलेवेंट और आपको याद है तो आप लिखिए, अदरवाइज एग्जाम्पल्स एटलीस्ट दीजिए। देन यू डू द कंक्लूजन। 400-500 वर्ड इज एक्सपेक्टेड व्हेन यू आर राइटिंग अ 7 मार्क क्वेश्चन। ओके, मनोरमा इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल सर्विसेज, एनसीएलटी कोलकाता में कन्वर्जन बेसिकली आया था कि क्या प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट हो सकती है, हाँ हो सकती है, विल टॉक अबाउट इट एज एंड व्हेन इट कम्स, बट डिटेलिंग्स फॉर नाउ दिस इज लिमिटेड टू दिस। ओके, अब ध्यान एक और बात का देंगे, जो कन्वर्जन हो रहा है, ओके, कन्वर्जन से जो प्राइवेट पब्लिक चेंजेस हो रहे हैं उसे चेंज क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, ढांचा चेंज हो जाएगा कंपनी का, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन जो लॉ बोलता है वो फॉलो करना चेंज हो जाएगा, और डिस्क्लोजर नॉर्म भी, क्योंकि हमने देखा है पब्लिक कंपनी के पास ज़्यादा स्ट्रिक्टर कंप्लायंसेज है, ज़्यादा स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी है। या आ गया ओपीसी, आ गया ओपीसी की डिटेलिंग, मतलब देखो मैंने जैसे आपको बताया, मेरा गट बोल रहा है इस बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा, my gut says question might come from here, so it is an important topic, बिल्कुल भी मतलब इसको मिस करने का आप नहीं सोच सकते हो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 आपने प्राइवेट कंपनी के बारे में लिखा, ऐसे इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ओपीसी सेक्शन वाले पेज में लिख लीजिए। ओपीसी की डेफिनेशन हमने बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा चाहिए, और ये प्राइवेट कंपनी की क्लासिफिकेशन है। लीगल बेसिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में बता रखा है, और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में इसकी टाइप्स बता रखी है कि प्राइवेट भी हो सकती है, सॉरी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, बाय गारंटी भी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। किसके रिकमेंडेशन पे ये आया, ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में बताया गया है। जे ईरानी कमेटी ने सजेस्ट किया कि इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं ओपीसी लाना चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड हमारे सिलेबस में नहीं, तो उतनी डिटेलिंग में अगेन मैं जा रही भी नहीं हूँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डेफिनेशन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में हमें बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 में ये ओपीसी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वाया जे कमेटी रिकमेंडेशन। ओके, इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कॉलेज टाइम में, मतलब कॉलेज में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट लॉ आता है, वहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सीएमए में तो बिल्कुल पूछा जा ही सकता है। की फीचर्स क्या है, यहाँ पे नॉमिनी मैंडेटरी है, उसका रिटन कंसेंट भी देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं जो करंट डायरेक्टर या मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, तो ओनरशिप उस बंदे के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। और यहाँ पे कंप्लायंसेस कम है ओपीसी में, ईजीएम किसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके एनुअल जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिलैक्सेशंस है बेसिकली। क्या रिलैक्सेशंस है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी है। ओके, जैसे हमने बोला था कि या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे या फिर एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, अगर कंपनी को कॉमन सील नहीं है, पढ़ा ना जब हमने कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर बोल रहा है एक ही डायरेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चाहिए अपन को। जो मीटिंग की बुक है, मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग है, उसकी जो बुक है उसको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, जैसे लॉ बोल रहा है। ओके, फिनेंशियल जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो फिनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर करना है। ये एक प्रिविलेज है, अगेन रिलैक्सेशन व्हेन आई कंपेयर इट टू वेरियस अदर कंपनीज। मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको आपको बाय हार्ट करना चाहिए रिलैक्सेशन, क्योंकि अगर ओपीसी क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंटर्स लिखने होंगे, तभी नंबर मिलेंगे, है ना। कुछ बात लिखने से ही नंबर मिलते हैं ना, आप अब्बा डब्बा चब्बा लिख के आ जाओगे या कुछ और लोग की बात लिखाओगे, बट ये इंपॉर्टेंट बात में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, ये नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, और कम से कम इंडिया में 120 दिन या उससे ज़्यादा दिन रहा होगा।
जैसे अगर आपको आपने डीटी में पढ़ा होगा कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए 182 दिन 182 डेज के बाद, बट जब मैं ओपीसी के बारे में बात करी, आप बंदे को रेजिडेंट आप बोल दोगे अगर वो 120 डेज या उससे ज़्यादा रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है मेरे बेटे, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है टू बिकम टू स्टार्ट एन ओपीसी अगर आप एक माइनर हैं, अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं क्योंकि आपको तो इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, या आप लीगली इनकेपेसिटेटेड है, मे बी साउंड माइंड के नहीं है, या अंडर टॉक्सिकेशन रहते हैं, इट कुड बी एनी ऑफ द रीजन जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनकेपेसिटी के बारे में पढ़कर आए हैं, मेरे साथ इवेंचुअली रिवाइज करेंगे। वैसे मैंने 10 सेशंस जो हमारी क्लास में मैं इन जनरल एनरोल स्टूडेंट्स को देती हूँ, उसके 12 में से 10 सेशंस चैनल पर अवेलेबल है। आई पुट इट इन द आई बटन इन केस यू हैव नॉट स्टडीड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवर। उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के अपना चैप्टर फिनिश करो, ताकि जब रिवाइज करोगे मेरे साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3rd नंबर पे करेंगे, तब तक आपका एक बार डिटेल में चैप्टर हो चुका होगा। अब वो समय आ चुका है जहाँ आपकी कमर कस लेनी है, कम से कम 8 से 10 घंटे मिनिमम बोल रही हूँ आपको इस समय पढ़ना पड़ेगा फॉर द एग्जाम जस्ट कमिंग। अगर नहीं पढ़ोगे देन यू नो व्हाट इज़ एट स्टेक, है ना। कोई अब हम छोटे बच्चे नहीं है जहाँ मम्मी बोलेगी तभी हम पढ़ाई करेंगे, कोई हमको धक्का देगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। हमने एक ऐसा कोर्स चुन लिया है जो तभी पास होगा। एक नो इट इज़ अ लेस चोजन रोड, राइट, नॉट एवरीबडी चूजेज अ प्रोफेशनल कोर्स लाइक CMA। नाउ इफ यू हैव चोजन यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। अगर चाहिए उस लक्ष्य तक पहुंचना तो मेहनत तो अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। अब लक्ष्य कोई लड़का नहीं है बेटे क्लास वाला। चलो फॉर्मेशन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, गारंटी हो सकती है, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड भी हो सकती है, जैसे हमने सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। MOA में लिखना पड़ेगा कौन आपका नॉमिनी है, और जैसे मान लेते हैं नॉमिनी टेक ओवर कर लेता है डायरेक्टर की पोजीशन, बिकॉज लेट्स से वो डायरेक्टर जो मेंबर है वो इनकेपेसिटी होगी, उसकी डेथ हो गई, तो इस नए बंदे के पहुंचने के बाद भी इस नए बंदे को भी अपना नॉमिनी ला देना है 15 दिन के अंदर अंदर। ओके, ओनली वन, और एक बंदा एक समय पे एक ही कंपनी का OPC हो सकता है या नॉमिनी हो सकता है। ओके, रिस्ट्रिक्शन क्या है, सेक्शन 8 कंपनी जो NPO वाली एसोसिएशन फॉर नॉट प्रॉफिट है OPC नहीं हो सकती, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेम बात जब आप स्मॉल कंपनी पढ़ेंगे आप भी पढ़ेंगे, ये NBFC बिजनेस नहीं कर सकते हैं OPC वाला, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वाला। वॉलेंट्री कन्वर्जन करा जा सकता है, मतलब वॉलेंटरली बेसिकली OPC को OPC का जो प्रिविलेज है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 वाला, वो आप छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, अपनी मर्जी से भी त्याग सकते हैं, वॉलेंटायरली कम से कम 2 साल तो एटलीस्ट रहना पड़ेगा जब OPC बन गए हो, या फिर मैंडेटरली कन्वर्जन हो जाएगा अगर या तो आपका कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा का हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। यहाँ पे 2 करोड़ है और जैसे ही आप स्मॉल कंपनी में जाओगे तो ये 2 करोड़ और 20 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हम पीछे 4 और 40 वाला मैंने आपको अपडेटेड बताया ना अभी। आइडल उन ऑर्गेनाइजेशन उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अकेले हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हैं, कंप्लायंसेस कम रखना चाहते हैं, और एक्सेस टू क्रेडिट ज़्यादा चाहते हैं, बिकॉज कंपनीज यू गेट। ओके, आई होप दिस इज़ गुड। क्या कन्वर्जन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया वॉलेंटरली तो कर सकते हो बट 2 साल बाद ही कर पाओगे। OPC कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट में भी पब्लिक में भी। कंपल्सरीली हो जाएगा जैसे ही आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा का हुआ या एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का हुआ, तो आप पब्लिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, प्राइवेट में भी कर सकते हो। जैसे ही ये इन दोनों में से कुछ भी हुआ उसको कंप्लीट हुए हुए, मतलब बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर करना ही पड़ेगा, या तो पब्लिक में या प्राइवेट। क्या प्राइवेट कंपनी OPC में कन्वर्ट कर सकती है? हाँ, उसका भी हमारे पास रूल है, वो है रूल 7। आई होप गाइज मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होगी बिकॉज वी आर रिवाइजिंग नाउ। यस, क्या बोल रहे हैं हम, रूल 7 क्या बोल रहे हैं, आप एलिजिबिलिटी चेक करोगे, पेड अप शेयर कैपिटल 50 से ज़्यादा है अगर हो गया है, या एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, तो आपको मैंडेटरीली शिफ्ट होना ही पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर ओके, लेट मी जस्ट re-say this. Okay, I'll have to again say it because it is private company coming to OPC. एक प्राइवेट कंपनी OPC बन सकती है अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से नीचे का होगा, और अगर आपका या फिर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे का, तभी आप OPC में जा पाओगे। अदरवाइज OPC को तो वैसे भी प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, अगर ये थ्रेशोल्ड्स क्रॉस हो जाती है।
अब अरे प्राइवेट कंपनी ओपीसी में जा रही है तो आपको अपने मेंबर्स से एनओसी चाहिए, जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सारे मेंबर्स से भी और सारे क्रेडिटर्स से भी। क्रेडिटर्स वो हैं जिनके आपके देनदारी है, ठीक है। आप क्या करोगे, एक जनरल मीटिंग होल्ड करोगे, वहाँ पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। इस रेजोल्यूशन को आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एमजीटी फॉर्म एमजीटी 14 याद कर लीजिए, चेंजेस के लिए यही फॉर्म आने वाला है। अभी भी मैं बताऊंगी इसके बारे में, और आने वाले 2-3 टॉपिक्स में भी इसके बारे में बात करूंगी। मतलब जैसे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास रेजोल्यूशन पास कर सबमिट करना पड़ेगा कि हम प्राइवेट कंपनी से ओपीसी में तब्दील होना चाहते हैं। बट यहाँ पे फॉर्म जो लगेगा वो लगेगा फॉर्म एमजीटी 14। अप्लाई करोगे कन्वर्जन के लिए, जब कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लगेगा INC 6 फॉर्म, INC 6 लर्न करने पड़ेंगे ये फॉर्म्स। तो एक डब्बा बना लो, ठीक है, उसमें लिख दो कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी, थ्रेशोल्ड्स के बारे में बातचीत करो, उसके बारे में इसके बारे में बातचीत करोगे। आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन पास करके MGT 14 के साथ आरओसी के पास दिया, या INC 6 दिया कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अप्लाई करो कन्वर्जन के लिए। इस INC 6 के साथ साथ आपको लगेगा अफिडेविट डायरेक्टर से, लिस्ट ऑफ मेंबर्स लगेगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट और PNL लगेगा। एक्चुअली ऐसे है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स लगेगा, ठीक है। ऑडिटेड बैलेंस शीट और PNL स्टेटमेंट लगेगा। NOC चाहिए होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से। ROC वेरीफाई करेगा और आपको कन्वर्ट कर देगा आपकी प्राइवेट कंपनी को OPC में, और आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हुए आपको बना देगा OPC। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं बोल रही हूँ अगर खाली OPC पे क्वेश्चन नहीं है ना, इस पे क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनीज के बारे में, जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। तो हमने बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 टॉक्स अबाउट प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 टॉक्स अबाउट पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 टॉक्स अबाउट OPC, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 टॉक्स अबाउट स्मॉल कंपनीज। ओके, स्मॉल कंपनी क्या है ये भी इंट्रोड्यूस मैंने जैसे आपको बताया कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस करी, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। जैसे OPC आया था वैसे ये भी आया था, बट ये नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए, मतलब सेक्शन 8 के लिए ये भी नहीं आ सकती। ओके, और इसकी रिवाइज डेफिनेशन आई है हमारे पास कि इनका पेड अप कैपिटल जो है वो 2 करोड़ से नीचे होना पड़ेगा और 20 करोड़ से नीचे होना पड़ेगा टर्नओवर। अब गाइस मैंने आपको बताया कि पहले ये 4 और 40 हुआ करता था, अभी 2 और 20 हो गया है। ओके, ये डेफिनेशन 2021 में रिसेंट टाइम में ही रिवाइज करी गई है। ओके, यूनियन बजट में एजेंडा क्या था कि बिजनेस करना आसान होगा, कंप्लायंसेस कम होंगे। MC की नोटिफिकेशन हो सकता है यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 1 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन आई थी कि अभी जो टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 की जगह 2 और 40 की जगह 20 हो गया है, ठीक है। बट अप्लाई कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2021 से। लर्न करना पड़ेगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसको लर्न कर लीजिए, MCQ फॉर्मेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन एक स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, एक होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी है उसका मतलब आपके पास एक होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी है। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, या एक ऐसी कंपनी हो जिसे स्पेशल एक्ट है, ये बेसिकली स्टैट्यूटरी कंपनी हो, तो आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते हो। ये लर्न करना चाहिए, और मैंने आपको दिखाया था कि स्मॉल कंपनी पे क्वेश्चन पूछा गया है, आई शोड इट यू राइट। स्मॉल कंपनी पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, देखो ये रहा, और बहुत बार अलग अलग तरीके से आया हुआ है, और यहाँ पे तो कंडीशन ही पूछ रखी है कि OPC बनने के लिए क्या चाहिए। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। क्राइटेरिया जो आपको मीट करना है वो 2 करोड़ से कम पेड अप शेयर कैपिटल और 20 करोड़ से कम एनुअल टर्नओवर, सिंपल एज पर द PNL लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब फाइलिंग कैसे होगी इसकी, MGT 7 है, तो आपने जो जो फॉर्म्स पढ़े हैं वो है MGT 14, जब सेशन रेजोल्यूशन पास किया बेसिकली चेंज के लिए MGT 14, इसमें इनको ये समझाओ। फिर आपके पास अपने पढ़ा INC 6, और INC 6 के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स गए आपने OPC में देख लिया जब प्राइवेट OPC में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आपने पढ़ा है MGT 7A, ओके, जब आप स्मॉल कंपनी को फाइलिंग कर रहे हो।
अमेंडमेंट रूल, कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट रूल 2021 में जो ड्यू डेट है जिसमें आपको ये रिटर्न बेसिकली डॉक्यूमेंट फाइल करना है, यह है जिस दिन एजीएम हुआ है उसके 60 दिन के अंदर अंदर। क्या ये लर्न करना है? हाँ। क्या यहाँ पे एफर्ट्स लगेंगे? हाँ। क्या आपको लिख लेना चाहिए अपनी नोटबुक में? हाँ। गाइज, अगर ओपीसी में क्वेश्चन आते हैं तो ये बातें नहीं लिखोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर मिलेंगे तभी जब आप जो की बातचीत है, जो नंबर्स हैं, जो पॉइंटर्स हैं, लिख। अगर सेक्शन याद हो पाते हैं, जैसे ये 4 सेक्शन तो आपको मस्ट है, याद करने ही चाहिए। जैसे मैंने जो कंपनीज के टाइप बताया, कुछ और सेक्शन ही बोलूँगी याद करने, जो फॉर्म्स हैं वो याद करने हैं, जो लीगल पॉइंटर्स हैं उन्हें लीगल भाषा में ही लिखना पड़ेगा। बाकी अपनी थोड़ी बहुत भाषा लिखोगे, ऐसे नहीं कि नंबर नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट 30 to 40% पेपर में जो आप वर्ड्स लिखते हैं, बातचीत लिखते हैं, वहाँ पर लीगल भाषा लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलने का स्कोप रहता है। एप्लीकेबिलिटी ऐसे बताया 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हो जाता है। नोटिफिकेशन 1 फेब को आई थी, ये एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल से हो गई थी। फाइलिंग फॉर्म क्या है? स्मॉल कंपनीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर मैं पेपर बना रही होती ना बेटे, मैं तो यहाँ से पक्का से ट्रू फॉल्स फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लेती, कंफ्यूज करने ट्रिकी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लेती। ये फाइलिंग कैसे होती है यहाँ पर फॉर्म की? स्मॉल कंपनीज को एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, किसके थ्रू? वाया ई फॉर्म। जो ये MGT 7 ने बोला ना, इट इज एन ई फॉर्म। Okay, very important. I hope you are able to absorb it, you are able to process it, you are also writing it simultaneously. क्योंकि जब आप मुझे सुनते हो, देखते हो, लिखते हो, एक ही चीज़ को मल्टीपल बार जब करते हो तो आप इसको याद रखने की पॉसिबिलिटी बढ़ा लेते हो। और ऐसे तो नहीं एग्जाम से पहले नहीं पढ़ोगे, सबसे ज़्यादा टाइम ही एक्चुअली इसी पेपर में मिलेगा आपको, चाहे आप दोनों ग्रुप दे रहे हो चाहे ग्रुप दे रहे हो, क्योंकि आप शुरू कर दोगे इसको फर्स्ट पेपर। लेट्स से आप जून अटेम्प्ट दे रहे हैं, दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, जैसे जून में दे रहे हैं फर्स्ट 11 जून को लेट्स से आपका पेपर, तो आप इसको एटलीस्ट 6-7 से पढ़ना शुरू कर दोगे। मे बी इनिशियल 2-3 डेज बाकी सब्जेक्ट थोड़े बहुत देखोगे, बट देन 9-10 एटलीस्ट 2 दिन तो डेडिकेटेडली दोगे। बाकी सब्जेक्ट्स को तो इतना टाइम मिल ही नहीं पाएगा। यस, स्पेशली अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो फिर तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है। यस, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में। स्टैट्यूटरी कंपनी बेसिकली किसी स्पेशल एक्ट से बनी है, वो है ज़्यादातर नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसी कंपनीज बनती हैं। जैसे हमारे पास LIC एक्ट से बना, RBI एक्ट से बना, इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस एक्ट से बनती हैं। इसके फीचर्स क्या है? यहाँ पे कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, क्योंकि इस एक्ट में ही बता दिया जाएगा ना क्या कोई चीज़ कैसे करनी है। ये स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है। कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ तभी लगेगा अगर कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ जाने को बोल रहा है और जो स्पेशल एक्ट के थ्रू कंपनी बनी है वो यहाँ जाने को बोल रहा है, ओनली देन कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल। कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज ओनली इफ नॉट inconsistent with the special act. Okay. Now let's talk about registered company. Registered company basically incorporated इंडिया में है। डेफिनेशन क्या है? जो भी कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस किसी कंपनी लॉ में बनी हुई है, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इनका मस्ट है। लाइबिलिटी की बेसिस पे बोलो तो कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। अगर ओनरशिप से बोलो तो प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकती है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ये रिकग्नाइज लीगल एंटिटी है। ओके, और अगर रजिस्टर्ड में नहीं आती है कोई कंपनी तो उसको हम अनरजिस्टर्ड एंटिटी बोल देते हैं। ठीक मेरे बेटे, आई होप दिस इज गुड एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू आर एबल टू प्रोसेस वेरी क्विकली। नाउ लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन लायबिलिटी स्ट्रक्चर। अब कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, लिमिटेड बाय लायबिलिटी भी हो सकती है। वैसे तो ये सेक्शंस मैं सजेस्ट करूँगी याद करने चाहिए, बट अगर नहीं भी होते हैं तो हमें ये बातें ज़रूर पता है कि जो डेफिनेशंस हैं मेजॉरिटी ऑफ एक्ट्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्ट्स बिकॉज NI एक्ट में ये अपोजिट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। इन जनरल जो डेफिनेशंस हैं किसी भी एक्ट में वो सेक्शन 2 में दी हुई होती है। जहाँ कन्फ्यूजन हो सब सेक्शन में पहले तो मत लिखो, बट अगर लिख रहे हो तो खाली फिर सेक्शन लिख दो, सब सेक्शन मत लिखो। और अगर बिल्कुल ही श्योर नहीं हो तो बिल्कुल नहीं लिखो। गलत लिखोगे नंबर कटेंगे, नहीं लिखोगे तो शायद ना कटे, और अगर लिखोगे तो येस इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्रेसिव, राइट। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है बेसिस ऑन द टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। यस, यहाँ पर इतना ही पैसे देना है, लाइबिलिटी उतनी ही है शेयर होल्डर की जितना उसका अनपेड है। लेट्स से 10 रुपये का शेयर है, 100 शेयर थे आपके पास, तो आपकी 1000 की लाइबिलिटी बनती है। बट लेट्स से 10 रुपये में से 7 रुपये ऑलरेडी पेड है,
तो 7 × 100, इसकी लाइबिलिटी तो नहीं है आपकी लाइबिलिटी कितने की बनी, 3 की बनी, 3 × 100 इक्वल्स टू 300 रुपये की आपकी लाइबिलिटी बनती है। ठीक, फिर बच्चे मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनी जो हमारे पास बेस्ड ऑन लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर ही होती है। यस, हेयर शेयर कैपिटल यहाँ कंपलसरी है। लायबिलिटी एनफोर्सेबल कब है, जब एग्जिस्टेंस है तभी भी, और जब वाइंडिंग अप हो रहा है तभी भी। बट जब मैं गारंटी की बात करती हूँ या अनलिमिटेड की बात करती हूँ तो ये लायबिलिटी तभी आती है जब कंपनी डिसॉल्व हो रही होती है। यस, लायबिलिटी जितना आपने अमाउंट अग्री किया, जितनी गारंटी करी है उतना देना होगा, और सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही आप इसे जारी कर सकते हैं। क्या इसमें डेट्स क्या क्या कवर हो सकता है, बेसिकली गारंटी के अमाउंट में क्या क्या जा सकता है, कंपनी के डेट, वाइंडिंग अप कॉस्ट, कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी राइट्स हैं अगर तो वो भी। ओके, अनलिमिटेड में क्या बोल, और यहाँ बोल रहे हैं कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो है, विद गारंटी तो है, बट उसी के साथ साथ उनके पास शेयर कैपिटल भी है, विद शेयर कैपिटल है। ओके, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जब डिसोल्यूशन नहीं हो रहा, वाइंडिंग अप नहीं हो रही है, तो वहां पर अनपेड शेयर अमाउंट तक ही आप लायबल रहते हो। कमिंग टू अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यहाँ पे कोई लायबिलिटी मेंबर्स की नहीं है। कब तक, जब चल रहा है, जब बंद हो रही है कंपनी, डिसॉल्व हो रही है। मेंबर्स लायबिलिटी फॉर ऑल डेट्स एंड लायबिलिटीज कैन नॉट बी सूड डायरेक्टली ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेंट व्हिच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट अ फ्यू मिनट्स अगो। बट क्रेडिटर्स इनिशिएट जब कर देते हैं वाइंडिंग अप, तब ये पैसे देने पड़ते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले। लिक्विडेटर इसे ड्यूज को रिकवर कर लेता है फ्रॉम द मेंबर्स जिन्होंने अनलिमिटेड लायबिलिटी दे रखी है। ऑप्शनल मे हैव शेयर कैपिटल, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाय, ये इसके अंदर है, दिस कम्स अंडर दिस वन, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले में है ये। ओके, दैट इज इनके पास अपना ये चाहे तो जैसे हमने बोला ना कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के पास भी शेयर हो सकते हैं, ऐसे इनके पास भी हो सकते हैं, और इनके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये रिस्ट्रिक्शन वाली बातचीत है, अगर अगेन एग्जामिनर चाहे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। रिस्ट्रिक्शन नहीं होता अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को कि वो खुद के शेयर्स खरीद ले, या फिर आप पैसे उधार दे दें उन लोगों को कि इस कंपनी के शेयर्स खरीद ले जाए। ठीक है, और ये है सेक्शन 67, इसके बारे में बातचीत करता है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है जो मैंने आपको हाईलाइट किया है, हार्ट से मार्क किया है, इसको बिल्कुल अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, दैट इज सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में बातचीत करते हैं। अगर हमारे को समय लगेगा तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज इस पर यहाँ पर आज आराम देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सेक्शन 8 कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो सकते हैं। डायरेक्टली इसी पे आप पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए। शॉर्ट नोट हमें पता है शॉर्ट नहीं होता जब 7 नंबर का होता है। ओवरव्यू क्या है, ये सेक्शन 8 में बनाई गई है। पर्पस क्या है, प्रमोशन किसका करना है, आर्ट का, साइंस का, एजुकेशन का, सोशल वेलफेयर का, चैरिटी का, एनवायरनमेंट का। इनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। प्रॉफिट सिर्फ इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ किया जाएगा जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है। कोई डिविडेंड भी नहीं, क्योंकि शेयर्स नहीं है तो मुनाफे में से हिस्सा क्या दोगे, डिविडेंड तो मुनाफे में से हिस्सा ही होता है ना। मे बी लाइसेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज मे बी लाइसेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो ओमिट मतलब हटा सकते हैं लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपसे भी थोड़ी देर पहले पूछा था, लाइसेंस में दिखा ना जब मैं अपना क्वेश्चन बैंक का एक्सपोजर आपको दे रही थी। यस, आप क्वेश्चन बैंक में हमने देखा कि लिमिटेड भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी हमने क्वेश्चन बैंक में देखा लाइसेंस कंपनी के बारे में नोट लिखी है, तो मैंने आपको बोला सेक्शन 8 कंपनी के बारे में यहाँ बातचीत हो रही, तो वहाँ पे सारी बातचीत आपको लिखनी पड़ेगी कि प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड हटाने का सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल सकता है ऐसी कंपनी। की प्रोविजंस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना ना तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज कर पाएंगे, ना ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और आपको जो लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है कि आप एनपीओ जैसे या सेक्शन 8 कंपनी ऐसे बिहेव कर सकते हो, वो रिवोक कर लिया जाएगा अगर आपने इस प्रोविजन के इस प्रोविजन को, कंपनीज एक्ट प्रोविजन को वायलेट किया, या जिन कंडीशन पर आपको ये लाइसेंस दिया गया था वो वायलेट किया, ब्रीच कर दिया, फ्रॉड किया है, और एक बार ये आपको रिवोक कर लिया बेसिकली, नाउ यू आर नो मोर सेक्शन 8 कंपनी, तो फिर आपको या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा।
फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्टर कर सकते हो, एक एसोसिएशन और नॉट प्रॉफिट को ट्रस्ट जैसे कर सकते हो, उसमें ट्रस्ट एक्ट लग जाएगा। तो ये ट्रस्ट डीड से ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी अंडर द ट्रस्ट एक्ट। आप सोसाइटी जैसे रजिस्टर कर सकते हो अंडर द सोसाइटीज़ एक्ट, या फिर सेक्शन 8 कंपनी जैसे भी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्टर कर सकते हो। अगेन यहाँ से भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है। आई होप आप इस बात को रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम के लिए स्मार्टली यहाँ से रेडी हो पा रहे होंगे। एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ सेक्शन 8 कंपनीज़ को। इनको ना तो क्वालिफाइड CS की चाहिए ज़रूरत, मैंने बताया कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर या फिर 1 डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी साइन। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा तो कोई भी चलेगा, तभी भी चलेगा। जनरल नोटिस जो चाहिए होता है, जनरल मीटिंग का जो नोटिस चाहिए होता है 21 डेज़ का देना होता है। मतलब जिस दिन जनरल मीटिंग देनी है उससे कम से कम 21 दिन पहले आपको लोगों को बताना है। ऐसी कंपनी में 14 दिन पहले भी चल जाएगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से भी सेपरेटली आपसे MCQ पूछा जा सकता है। और अगर डिटेल क्वेश्चन आता है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये बातें लिखें। तो ये चार्ट्स अपने आप में आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ दैट ऑल ऑफ यू शुड हैव दीज चार्ट्स। वैसे ओरिजिनल कॉस्ट for these handwritten notes is 999 rupees, but it is only available at 99 rupees on the website। ठीक है, मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इनके पास कोई मिनिमम या मैक्सिमम डायरेक्टर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेसिकली एग्जेम्पशन है। रिस्ट्रिक्शन तो इन जनरल है, पढ़ोगे जब डायरेक्टर्स पढ़ोगे मैक्सिमम पे जाएंगे जब। सेक्शन 149 इसके बारे में बात करता है। ये भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको याद करना चाहिए, लिखना चाहिए। इनके पास कंप्लायंसेस मतलब स्ट्रिक्टर कम है, रिलैक्सड है। ओके, आई होप यहाँ तक बातचीत एकदम दिल में उतर गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइसेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लाइसेंस फॉर इनकॉर्पोरेशन रूल 19 बात करता है कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन के बारे में, जहाँ पर आपको फॉर्म INC, अभी मैं सेक्शन 8 कंपनीज को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आपको फॉर्म INC 12 से चालू करोगे 21-22 तक पहुँच जाओगे। ध्यान से सुनते जाना मुझे। फॉर्म INC 12 लगेगा प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ, और आपको एक MOA का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्ट बना के INC 13 में सबमिट करना है। ये रूल 19 इसके बारे में बातचीत कर रहा है। ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन को, एक एक पॉइंट को अपने ब्रेन में, अपने दिल में उतारते जाओ, और जो बात आपको लगता है कि आप लिखना चाहते हैं लिखिए, बिकॉज ओनली व्हेन यू राइट थिंग्स बिकम ईजियर फॉर यू टू रिकलेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या बोला, कैसे इनकॉर्पोरेशन होगा, रूल 19 लगेगा आपको। INC पहले 12 लगेगा, उसकी फ़ीस लगानी पड़ेगी, ड्राफ्ट लगेगा MOA का, और यहाँ पे INC 13 लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन जा रही है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे जब आप जा रहे हैं, व्हेन यू आर बेसिकली गेटिंग योरसेल्फ लाइसेंस फॉर इनकॉर्पोरेशन एज अ सेक्शन 8 कंपनी, आपको MOA का ड्राफ्ट लगेगा। यहाँ पे INC 14 लगेगा। INC 14 में डिक्लेरेशन लगेगा किसी प्रोफेशनल CA CMA CS या किसी एडवोकेट द्वारा कि थिंग्स जो बेसिकली इस कंपनी के प्रोसेस को बनाने में इन्वॉल्व हुए होंगे, उनका डिक्लेरेशन लगेगा दैट थिंग्स आर गोइंग फाइन, हम सारे प्रोविजन जो है इस एक्ट के वो फॉलो कर रहे हैं। और एक एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंस बताना है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, INC 15 में डिक्लेरेशन लगेगा एप्लीकेंट का कि हाँ हम बनना चाहते हैं एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एक बार अप्रूवल आ गया, लाइसेंस दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और आप रजिस्टर हो जाओगे एज सेक्शन 8 कंपनी। तो INC 12 देखा, प्रिस्क्राइब्ड फी देखा, INC 13 देखा, जहाँ पे MOA का ड्राफ्ट गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी, INC 14 देखा, डिक्लेरेशन आया किसी प्रोफेशनल का, फिर 3 साल का इनकम एक्सपेंस बताया, और INC 15 के अंदर एप्लीकेंट ने एक डिक्लेरेशन दिया कि भैया मैं सारे प्रोविजन इस एक्ट की फॉलो कर रहा हूँ। ये चला गया, अप्रूवल आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देगी और आप लाइसेंस 8 सेक्शन 8 जैसी कंपनी जैसे रजिस्टर हो गए। सिंपल, बहुत सिंपल। ये रूल 19 से हमने बातचीत चालू करी। ठीक है, आई होप ये पिक्चर आपके ब्रेन में क्रिएट हो गई है। अब आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ये सेक्शन से की पॉइंटर्स लिखेंगे। आपने एक आध बार कंटेंट पढ़ रखा होगा, या तो स्कैनर से, या फिर अपने स्टडी मैट से, या अपने रेलिवेंट नोट से। यू आर सॉर्टेड, बिलीव मी। ओके, नाउ लेट्स गो टू कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी इनटू रूल सेक्शन 8। तो अब भूलना नहीं, हमने कन्वर्जन में MGT 14 की बात करी थी, अभी थोड़ी देर पहले गई थी, वापस आएगा, वापस कन्वर्जन चल रहा है क्योंकि। ओके, ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि हम एक, वैसे अभी हम सेक्शन 8 कंपनी नहीं, बट हम सेक्शन 8 कंपनी में तब्दील होना चाहते हैं।
Okay, so now when will you be able to convert yourself under a section 8 company? When you become a non-profit organization, आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आप किसी कैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स समथिंग के लिए ऑब्जेक्टिव बेसिकली उनको ग्रोथ करने पे आपका फोकस है, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन 8 कंपनी से लाइन होने चाहिए। आप उस इस ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे कमाओगे उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करोगे, और यहाँ पे कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, शेयर ही नहीं है, जैसे हमने बात करी पीछे भी। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपको भी INC 12 से ही चालू करना पड़ेगा अपना MOA, INC 14 डिक्लेरेशन, पिछले 2 साल का फिनेंशियल्स है, क्योंकि अभी तक आप सेक्शन 8 कंपनी है, अब बनना चाहते हो तो फिर आप अभी भी जो बात हमने पीछे बोली ना रूल 19 वाली कि आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स का इनकम एक्सपेंस देना है, वो भी देना है, अपना असेट्स और लायबिलिटी का स्टेटमेंट देना है, बोर्ड या जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन जिसमें आपने अपने मीटिंग करके वोटिंग करके रेजोल्यूशन पास किया है कि हाँ हम रेडी हैं एसोसिएशन फॉर नॉन प्रॉफिट बनने के लिए, ठीक है, उसका सर्टिफाइड कॉपी लगेगी, और INC 15 में डिक्लेरेशन लगेगा। तो अगर हमें रूल 19 याद हो गया, रूल 20 इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ओके, अब साथ साथ आपको एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा इसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर कि हम जो है सेक्शन 8 कंपनी बनने जा रहे हैं। किस जो पब्लिक नोटिस दोगे वो किस फॉर्म में दोगे, INC 26। तो अभी तक हमने INC 12 देखा, 13 देखा, 14 देखा, 15 देखा, और अब 26 देख रहे हैं, ठीक है। एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, जैसे मान लेते हैं गुजरात में तो गुजराती, महाराष्ट्र में तो मराठी, बंगाल में तो बंगाली लैंग्वेज में आप डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज में पब्लिश करोगे INC 26 फॉर्म के अंदर, एक इंग्लिश लैंग्वेज में करोगे, और गवर्नमेंट की नोटिफाइड वेबसाइट पे बोलोगे कि हम जो है प्राइवेट कंपनी से एसोसिएशन फॉर नॉट प्रॉफिट कंपनी बनने को सेक्शन 8 के अंदर जा रहे हैं, और इसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भी दोगे। तो INC 26 वाले की कॉपी आप भेजोगे रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार चाहे तो रजिस्ट्रार का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, वो कंसल्ट कर सकता है किसी अथॉरिटी से, लेट्स से कुछ समथिंग इट इज़ रिलेटेड विद सेबी और समथिंग इज रिलेटेड विद RBI या समथिंग समहाउ। बेसिकली RBI का रोल यहाँ पे कमाएगा क्योंकि NBFC नहीं है, ओके, NBFC सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती, बट देन देयर कुड बी वेरियस अथॉरिटीज़ जिनका ओके लेना, अप्रूवल लेना हो सकता है, तो रजिस्ट्रार उनसे बातचीत करेंगे। और पब्लिक स्पेस में चला गया तो अब अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो 30 डेज़ की विंडो यहाँ पर आती है, रजिस्ट्रार को बोलेगा कि नहीं भैया हम तो नहीं चाहते कि एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बने, तो वो वहाँ से लोगों से ऑब्जेक्शन अगर आता है तो वो रिव्यू करता है 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार, और अब उसका डिस्क्रिप्शन है रजिस्ट्रार का कि वो आपको अप्रूव कर दे या लाइसेंस रिजेक्ट कर दे कि आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकते। अब मान लेते हैं लाइसेंस इशू हो रहा है, तो जब हमने INC 12 देखा, 13 देखा, 14 देखा, 15 देखा, अब 16 और 17 भी देखने वाले हैं जब हमारे को लाइसेंस मिल रहा है, और ये सारे फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। अगर लाइसेंस पे क्वेश्चन आता है ये सारी बात आपको लिखनी पड़ेगी, और आपने देखा 8 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लाइसेंस कैसे इशू होता है, फॉर्म INC 16 और या फिर INC 17 पे। अब एडिशनल सर्टिफिकेट्स हो सकता है आप पे कुछ अप्लाई कर रहे हो, MOA AOA के क्लॉज आपको इंसर्ट करना पड़ेगा कि हम सेक्शन 8 कंपनी बनने चल रहे हैं, ओके। अब ये लाइसेंस भी रिवोक किया जा सकता है, क्या 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 हो सकता है, अगर आप सेक्शन 8 का ब्रीच कर दिया प्रोविजंस का, जिस कंडीशंस पे आपको लाइसेंस दी थी वो आपने ब्रीच कर दिया, आपने कुछ फ्रॉड किया, पब्लिक इंटरेस्ट का वायलेशन किया, तो अगेन आपके नाम पे या तो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, लिमिटेड लगाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे हम, जैसे हम चैप्टर 1 में जब आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में, हमने आर्टिकल्स एक्सेट्रा पढ़ा है, वहाँ पे नेचुरल जस्टिस बोला है दैट यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो यहाँ पर भी दोगे आप। एक कॉपी ऑफ रेवोकेशन से रजिस्ट्रार को दे दोगे, फिर अगर फाइनल हो गया कि अब इसका रिवोक ही करना है, और रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा और आपका न्यू स्टेटस बढ़ा देगा। अब हो सकता है जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा हो तो आपको पनिशमेंट में बोलते हैं कि कंपनी को बंद करना है, या फिर एग्जिस्टिंग सेक्शन 8 कंपनी के साथ आपको जाके जोड़ दे, तो ये बात आप समझेंगे, लिखेंगे। इस पूरे सेक्शन 8 को मैं बहुत बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ दैट ऑल ऑफ यू मस्ट राइट एटलीस्ट, क्या पॉइंटर्स आप लिखेंगे, ये चार्ट चाहे आपके पास ये नोट्स हैं चाहे नहीं है, ऑल ऑफ दीज पॉइंटर्स दैट आर रिलेटेड अंडर सेक्शन 8 एसोसिएशन और नॉट प्रॉफिट्स लेके अभी तक जो मैं थोड़ा सा आगे और तक पढ़ाने वाली हूँ, यू ऑल शुड मस्ट राइट देम इन योर नोट। ओके चलो खैर, कमिंग टू वाइंडिंग अप एंड अमेलगमेशन, और लिखकर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, लो बाय CMA दिशा दुआ, जहाँ मैं आपके साथ फ्री कंटेंट भी शेयर करती हूँ। इट्स अ फोरम वे यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू योर फेलो स्टूडेंट्स। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका ना हो बट किसी और का हो, और वो आपके लिए रेलिवेंट हो जाए, यस। तो ज्वाइन लो बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। अब सेक्शन 8 को कंटिन्यू करते हुए क्या वाइंडिंग अप अमेलगमेशन और पनिशमेंट की स्टोरी है पढ़ते हैं। अब अगर एक बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका लाइसेंस 8
सेक्शन 8 वाला लाइसेंस रिवोक कर लिया, तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऐसे बोला हो, दिशा निर्देश दिया कि कंपनी बंद करो, ठीक है, तो आपको बंद करना पड़ेगा। फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि कोर्ट बोले, सरकार बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि अमेलगमेट कर दो, किसी और एग्जिस्टिंग सेंट्रल सेक्शन 8 कंपनी के साथ जोड़ दो, सेम ऑब्जेक्टिव पे काम कर रही हो विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी ओनली इट इज़ अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तभी आप ऐसा करोगे, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करेगी। ऑफ कोर्स नेशनल जस्टिस लगेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड रहेगा अगर रेजोल्यूशन हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रही है। अब आपने ऐसे लोगों की जो पैसे देनदारी थी वो दे दी आफ्टर सेटिंग योर लायबिलिटी, अब जो पैसे बचे उस पैसों का क्या करोगे? या तो ट्रांसफ़र कर दोगे जिस कंपनी के साथ अमेलगमेट हो रहा होगा, या फिर मतलब बेसिकली यहाँ पे एनसीएलटी जैसे बोलेगा वैसे करना होगा एज पर द ट्राइब्यूनल, या फिर जो अब असेट्स बच गए हैं उनको बेचो, वहाँ से जो प्रोसीड्स आएंगे उसको डाल दोगे आप रिहैबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड। अब यहाँ पर क्योंकि अब बहुत बार IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में बहुत बार बात करते हो, तो हो सकता है MCQ एक ऐसा बना दिया जाए जब बोले कि पैसे जो बचेंगे ना वो IEPF में डाल, नहीं मेरे बेटे IEPF में डालेंगे। अगर MCQ में ऑप्शन आता है तो आप रिहैबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड चूज़ करेंगे, और अगर लेट्स से फिलअप वाला आता है, गड़बड़ मत करना, प्लीज़ बी विजिलेंट। ये छोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख भी लो कि वैसे अगर बचेंगे प्रोसीड्स वगैरह बेचने का, तो अमेलगमेशन अगर हो रहा है सेक्शन 8 कंपनी का, तो ऐसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, तो इसको भेज देना है रिहैबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड के अंदर एज पर सेक्शन 269, और लिख के बड़ा सा डिब्बा बना दो ताकि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, नो दैट यू नीड टू टॉक सी दिस। ओके, अमेलगमेशन कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी भैया अमेलगमेशन करो, अगर लाइसेंस रिवोक हो गया और पब्लिक इंटरेस्ट में अमेलगमेशन करना ही चाहिए। ऑर्डर में हो सकता है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या ढांचा होगा इस नई कंपनी का, राइट बताई जा सकती है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है। अब अगर आपने ये भी फॉलो नहीं किया, कंट्रवेंशन किया, तो आप पे 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है एज अ कंपनी। यू हैव टू लर्न दिस। जो भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स पूरे फ्रॉड एटसेट्रा में इन्वॉल्व होंगे, डिफ़ॉल्ट में इन्वॉल्व होंगे, आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और 25,000 से 25 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, या दोनों भी हो सकता है। तो देखिए कंपनी को ज़्यादा लगा हुआ है, डायरेक्टर को कम लगा हुआ है। कंपनी बड़ी है तो वहाँ पे 10 लाख से 1 करोड़ तक का है, और यहाँ पर 3 साल तक की जेल है और जुर्माना 25,000 से लेके 25 लाख तक हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। और अगर ये प्रूव हो गया कि आपने फ्रॉड किया है तो धारा 447 447 फ्रॉड में पकड़े जाओगे। और 447 तो भूल नहीं सकते, पूरे पूरे कंपनीज एक्ट में मल्टीपल टाइम्स फ्रॉड जब भी बोल रहे हैं, हम लेकर आएंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ओके, अभी ख़त्म नहीं हुआ सेक्शन 8, तो ध्यान से सुनते चलेंगे। कन्वर्जन कैसे होगा? जैसे हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो सकती है, वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी भी कन्वर्जन कराया जा सकता है। वहाँ पे हमारे पास रूल 21 22 चल रहा है। तो रूल 19 देखा था हमने जब INC 12 से चालू किया था, फिर रूल 20 बात की थी, है ना। अब हम रूल 21 और 22 बात कर रहे हैं। क्या कन्वर्जन अलाउड है? लाइक सेक्शन 8 कंपनीज कहाँ अलाउड है? दे मे कन्वर्ट सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मैं ये सेक्शंस आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको याद करने चाहिए। 1 2 3 4 5 12, पहले अच्छा 21 के कर लीजिए, फिर 22 के कीजिए। 1 2 3, अच्छा मैं ऐसे करती हूँ ना, आई विल चेंज द कलर। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बट अगर लगता है मैम नहीं हो पा रहा है याद, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स पढ़ रहे हो आप। अगर याद वैसे रूल 21 22 तो करना है, सब रूल्स अगर नहीं याद हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर टेबल आप 2-3 बार पढ़ते हो, पैक इस पोजीशन में हो गए कि आप लिख पाओगे, आप इतनी बातें आज तक याद करके आए हुए हो। बट लेट से नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट 21 22 इन जनरल पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, क्या कन्वर्जन अलाउड है? हाँ अलाउड है, बट आपको प्रोविजन से प्रिस्क्राइब कर रखा है, फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले एक आप रेजोल्यूशन पास करते हो, मैं आपको सेक्शन याद कराने की कोशिश करूँगी, तो ध्यान से मुझे सुनेगा। 1 पे चालू करें, 21 1 से चालू करें, ठीक है। एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगी आपको, उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको क्या क्या लिखना है, किस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, मतलब साइंस के लिए काम कर रहे थे, आर्ट के लिए कर रहे थे, किसी प्लैनेट्स के लिए काम कर रहे थे, स्पेस के लिए कर रहे थे, समथिंग के लिए, ओके। क्या रीज़न है, क्यों कन्वर्ट होना चाहते हो आप सेक्शन 8 कंपनी से, अब क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर
चेंज हो रहे होंगे, अगर हो रहे होंगे तो। अगर आपने लेट्स से कोई, बिकॉज यू आर सेक्शन 8 कंपनी, एसोसिएशन में नॉट फॉर प्रॉफिट थी, अगर कोई चीज़ पहले लेट्स से 1,20,000 देने थे आपको, बट आपको सब्सिडी कोई प्रिविलेज मिला था सरकार से, बिकॉज यू आर सेक्शन 8 कंपनी, आपको 1,00,000 देने दिए आपने। अब तो जो 20,000 रुपये का आपको कंसेशन मिला है, आप इसका रेडी होने चाहिए, यू शुड टू पे इट बैक। यस, प्रिविलेजेस, कंसेशन और असेट इन्फो, उसकी इन्फो देनी है। एंड इम्पैक्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जन, कोई डायरेक्टर को कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है तो उसका बात भी लिखनी पड़ेगी। ओके अब मैंने क्या बोला था, MGT 14 भूलेंगे नहीं, आ गया, कन्वर्जन हो रहा है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो रेजोल्यूशन आपने पास किया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में अटैच करिए। अब इसको आपको MGT 14 के साथ सर्टिफाइड रेजोल्यूशन कॉपी कि भैया हम रेडी हैं कन्वर्ट होने के लिए फ्रॉम सेक्शन 8 टू वट एवर कंपनी, मीटिंग का नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास आप फाइल करोगे। अब अच्छा, पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करने से पहले रीजनल डायरेक्टर के पास फाइल करोगे। ये हो गया, ये सबमिट करना फाइलिंग। अब एप्लीकेशन जाएगी। सो व्हाट आर वी सेइंग, लेट्स कंसोलिडेट। अलाउड है, हाँ अलाउड है, ठीक है। 21(1), 21(2), 21(3), 21(4 पहुँच गए। 21(1) में हमने बोला कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में। फिर बोला कि एक एक्सप्लेनेशन बताइए कि क्या क्या चीज़ साथ में जाएगी स्टेटमेंट के। फिर उसके बाद MGT 14 के बारे में बात करी, और ये तीनों पॉइंट्स के बारे में जो ऊपर 2 बात करी उसको हमने सबमिट किया। अब एप्लीकेशन जा रही है रीजनल डायरेक्टर के पास INC 18 के अंदर। तो हमने कौन कौन सा INC पढ़े, 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 17 पढ़ा, लाइसेंस जब मिला था, अब 18 पढ़ रहे हैं, ठीक है। INC 18 में फीस के साथ, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी के साथ, नोटिस ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ, जो ये ऊपर हमने बातें करी हैं। और प्रूफ ऑफ नोटिस टू अथॉरिटीज़ की, हमने अथॉरिटी को नोटिस भी भेज दिया है, उन सब की कॉपी जाएगी रीजनल डायरेक्टर के पास। अब आप रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट करोगे, एनेक्स्चर जो भी ऊपर हमने सबमिट करें उसके प्रूफ सबमिट करोगे। साथ ही साथ साइमल्टेनियस से पब्लिक को भी नोटिस दे दोगे। जैसे ही INC 18 आपने सबमिट किया रीजनल डायरेक्टर के पास ही है, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर वर्नाकुलर में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, जो वेबसाइट बता रखी होगी उस पर भी, कंपनी की अपनी वेबसाइट पे भी, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिश करनी है कि हम सेक्शन 8 कंपनी से दूसरी कंपनी में तब्दील हो रहे हैं, और रीजनल डायरेक्टर है उसको INC 19 भेजेंगे। और रीजनल डायरेक्टर को हमने INC 18 भी भेजा था, देखो, और ये भी भेज रहे हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, ओके। फिर अथॉरिटीज़ को आप भेजी होगी आपने, उसकी यहाँ पर भी भेजी ना आपने, ये 22(2) बोल रहा है, क्या किस किस को भेजना है, अटैचमेंट किस किस को भेजनी है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और CIT, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कोई है, इन सबको भेजोगे। और इसका प्रूफ आपको रजिस्ट्रार को भी देना है। 22(1) में देखा था हमने, 21(5) में देखा हमने, 21(1) से लेकर 21(5) तक है, और 22(1) से लेकर 22(8) तक है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, रूल्स। ओके, प्रूफ ऑफ नोटिस भेजा आपने, बेसिकली एप्लीकेशन और रीजनल डायरेक्टर को जो आपने भेजा हुआ उसका प्रूफ ऑफ नोटिस आ गया। बोर्ड का डिक्लेरेशन, डिक्लेयर नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी टू मेंबर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड और बोनस। आप नहीं कर सकते किसी को ये पैसे जो हैं कि भैया हम तो डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड देना अलाउड ही नहीं है सेक्शन 8 कंपनी को। अभी तो सेक्शन 8 अभी तो रिवोक नहीं हुआ, अभी तो आप अप्लाई कर रहे हो कि मैं सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनना चाहता हूँ। प्लस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई स्टेटस, स्पेशल स्टेटस बेनिफिट एंजॉय करे थे तो उसका नो ऑब्जेक्शन दोगे, और जो भी बैलेंस नेसेसरी होता है वीज़ा वो आपको सबमिट करना होगा वापस। कंप्लायंस फाइल करने हुए करते हुए आपको फिनेंशियल्स देने हैं, 3 रिटर्न्स फाइल करनी है, और कम से कम, अगर मान लेते लेट्स से फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है, लेट्स से 2024 23-24 ख़त्म हो गया, और उसको ख़त्म हुए में 3 महीने हो चुके हैं, ओके, लेट्स से अप्रैल मई जून, तो यार ये जुलाई में हम बैठे हैं या अगस्त में बैठे हैं, तो कम लेटेस्ट आप इन्फॉर्मेशन दोगे। अगर 3 महीने से ऊपर हो चुका है तो पिछले साल की इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। इफ़ इट इज़ मोर देन 3 months फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड, आपको रीसेंट CA की सर्टिफाइड फिनेंशियल्स लगेंगे 30 days वाले, ओके। सर्टिफिकेशन, एक CA से, CMA से, CA से कंप्लायंस किया भैया इन्होंने सब कुछ फॉलो किया है, आप डिक्लेयर करो गवर्नमेंट को। एडिशनल अप्रूवल्स हो सकता है, रीजनल डायरेक्टर आपको बोले कि आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, ओनली देन आई विल बी एबल टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड।
ठीक है। तो रूल 21, 22 दोनों ही कन्वर्जन के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 8 को कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने पहले सेक्शन 8 के कन्वर्जन के बारे में बात करी, फिर 1 2 3 4 5 और रूल 21, फिर रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल 20। कोशिश मैंने करी है कि आपको ये याद हो जाए। आप इस चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको लिए आसान रहेगा याद करना। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप खुद लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, अदरवाइज आप वेबसाइट से जाके नोट्स ले भी सकते हैं। ओके। अब अप्रूवल्स एंड पोस्ट अप्रूवल एक्शन, अभी भी लाइसेंस एड कंपनी चल रहा है, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर से लेट्स से ऑर्डर आ गया, हाँ भैया कर सकते हो आप। ओके, लेट्स से कन्वर्जन के लिए ओके आ गया, अप्रूव कर दिया कि आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप सरेंडर करने को तैयार हो जो आपको स्पेशल स्टेटस एग्जाम्पशन या प्रिविलेजेस मिले थे बिकॉज यू वर अ सेक्शन 8 कंपनी। रीपे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, जो भी आपने कंसेशन लेट्स से कोई प्रॉपर्टी ली थी, ठीक है। लेट्स से कॉस्ट था उसका 10 करोड़ का, या कॉस्ट आपको पड़ी 10 करोड़ की, मार्केट प्राइस थी लेट्स से उसकी 12 करोड़ की, तो ये 2 करोड़ आपको देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल है। ओके। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप सेट करोगे, जो लोगों के पैसे देनदारी होगी वो दोगे। स्टैचुएटरी ड्यूज है, लीगली आपने किसी के कोई पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉयज़ को पैसे देने पड़े। जो पैसे बचेंगे वो आईपीएफ में जाएंगे। देखो मैं बार बार मैंने बोला था कि आईपीएफ के बारे में आप यहाँ भी बात करते हो, और बाई चांस अगर आप ग्रुप 2 भी साथ दे रहे हो तो आईपीएफ आपको ऑडिटिंग में भी नहीं छोड़ रहा होगा। यस, आपको ऑडिटिंग में भी नहीं छोड़ रहा होगा। और ऑडिटिंग की भी मैराथन में फुल फ्लेजेड पूरे सिलेबस की इकट्ठे जल्दी चैनल पर लाने वाली हूँ, बिकॉज ऑडिटिंग की बात हुई इसलिए मैंने आपको बता दिया है। देखो यहाँ पे हमने रिहेबिलिटेशन में डाला था जब अमेलगमेशन हो रहा था, याद है ना, ये रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड। अगर सेक्शन 8 कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है, बेसिकली बंद हो रही है, किसी और में तब्दील होना चाह रही है और उसकी प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पर रीजनल डायरेक्टर से ऑर्डर आएगा कि हाँ भैया आप ट्रांसफर शिफ्ट कर सकते हो। अब ऐसे बचे हुए सेक्शन 8 कंपनी के आईपीएफ में जाएंगे। अमेलगमेशन वाला है तो रिहेबिलिटेशन वाला आएगा, इंसॉल्वेंसी फंड, यहाँ पर आईपीएफ ही आएगा। ओके, जिस दिन से अप्रूवल आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑफ कोर्स मिल जाएगा। मान लेते हैं कोई कंडीशन या रिजेक्शन, आप बोल रहे हो कि नहीं हमने आपको तब्दील नहीं कर सकते, देन यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो देना पड़ेगा। अब कन्वर्जन हो गया, लेट्स से ओके आ गया आरडी से, तो अब आपको रजिस्ट्रार के पास पोस्ट कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा। एक बार अप्रूवल आ गया तो पहले तो एक जनरल मीटिंग करो कि हाँ भैया हमारे पास अप्रूवल आ गया है कि अब नाउ वी कैन कन्वर्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सेक्शन 8 कंपनी टू द रेलेवेंट कंपनी, ठीक है। जनरल मीटिंग करो, वहाँ पर रेजोल्यूशन पास करो, चेंजेस करो एमओए में, क्योंकि अदरवाइज सेक्शन 8 कंपनी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए था एमओए में चेंज करने, यहाँ पर नहीं चाहिए कि अब तो क्या आ चुका है। अब रजिस्ट्रार के पास एक सर्टिफाइड कॉपी जाएगी कि भैया हाँ यहाँ से अप्रूवल आ गया, यहाँ से अप्रूवल आ गया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार को दोगे आप आईएनसी 20 के अंदर। तो आपने आईएनसी 12 देखा, 13 देखा, 14 देखा, 15 देखा, 16 17 देखा, 18 देखा, 19 भी देखा, रीजनल डायरेक्टर क्या जा रहा था, 20 देख रहे हो, ठीक है। 20 देख रहे हो 30 दिन के अंदर। अमेंडमेंट एमओए के जो चेंजेस होंगे वो, और डिक्लेरेशन कि भैया आपने सारे कंप्लायंसेस इस प्रोसेस फॉलो कर लिया है कि अब सेक्शन 8 से आप रेलेवेंट कंपनी में तब्दील होने को तैयार हो, आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, जैसे आपके यहाँ से रिसीट हुई, खत्म बात, ठीक है। और इसी के साथ लाइसेंस 8 कंपनी हुआ डन। ओके, सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फ्यू मोर थिंग्स, थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको भी कर लेते हैं। इससे हमारे साथ टाइप्स ऑफ कंपनी हो जाएगा फिनिश। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से हम नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे, अभी छोटे छोटे टाइप्स ऑफ कंपनी फटाफट पढ़ के नेक्स्ट 10-15 मिनट सेशन करते हैं खत्म। अब गवर्नमेंट कंपनी की बात है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में हमने पब्लिक कंपनी बोला था, है ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, यहाँ बोला कि अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 51% है उससे ज़्यादा सरकार के पास है, चाहे सेंटर का है स्टेट का है, दोनों का है, इनकी सब्सिडी के पास है, इवन इंक्लूड सब्सिडी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, तो अब गवर्नमेंट कंपनी हो, आप सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा, ये सो नो, सो बेसिकली यू नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और आपके एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी नहीं है। अगेन ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, अगर बिजनेस स्टडीज़ आपको याद है, अगर पढ़ा था उस समय तो अच्छे से पढ़ा था, बट अब याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया है आपको, है ना। फॉर्मेशन कंपनी एक्ट जैसे होएगा, ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट कंपनी की स्पेशल एक्ट आया उससे बना, फिर गवर्नमेंट कंपनी एक्ट चल रहा है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 चल रहा है। लीगल स्टेटस क्या, इंडिपेंडेंट है, चाहे जो 51% उससे ज़्यादा के शेयर प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, ठीक है, ये गवर्नर के नाम पे होगा अगर स्टेट है तो, बट देन
इट इज़ ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी, उनका इंडिपेंडेंस बना रहता है। यहाँ पे एक केस लॉ है हमारे पास, हैवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी इस केस लॉ को याद करने के लिए। अपनी नोटबुक में केस लॉ लिखे अभी की भी वीडियो को पॉज करके, कि सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है गवर्नमेंट कंपनी की भी, चाहे वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 वाली कंपनी ही क्यों ना हो, चाहे प्रेसिडेंट के नाम पे ही 51% उससे ज़्यादा के शेयर्स क्यों ना हो, सेपरेट एंटिटी फिर भी इस कंपनी की रहेगी। ओके, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। अच्छा मैम, ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक होना? हाँ जी बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नमेंट कंट्रोल की डिसीजंस, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है कंपनी की, डायरेक्टर को कितना पैसे देना है, क्या रेमुनरेशन होना है, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे एजीएम्स होना है, ऑल ऑफ इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट की कंपनी है भाई, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में बस फॉरेन कंपनी है। ओके, फॉरेन कंपनी वो है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, इनकॉर्पोरेट नहीं है, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। अ बॉडी, इट कुड ऑल्सो बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज़ अ कंपनी बट इट ऑल्सो कुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर रजिस्टर इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसका बिजनेस का काम है इंडिया में, चाहे वो फिजिकली हो, किसी एजेंट के थ्रू हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, बस बेसिकली एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो इंडिया में। लेट्स से आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो किसी होटल के रूम में बैठ के, इवन दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस इन इंडिया, अगर आप इनकॉर्पोरेट बाहर हो रखे हो तो। प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर आप यहाँ पे शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, रजिस्टर्ड आपका ऑफिस है, या रेगुलर बिजनेस विजिट्स के आते रहते हो, इट इज कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, तोरवो शितवो मैन्युफैक्चरिंग, लुडविक राबनिक, होटल स्टे फॉर बिजनेस इज इक्वल टू प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपको केस लॉ नहीं याद हो रहा, इग्नोर कर सकते हो, बट ये बात ज़रूर लिखनी है कि होटल स्टे फॉर बिजनेस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड जो भी बात मैं हाईलाइट करती हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अगर इंडियन शेयर होल्डर्स हैं तो क्या इंडियन कंपनी बन जाओगे? नहीं बेटे, अगर आपके पास इंडियन शेयर होल्डर्स है इससे आप इंडियन कंपनी नहीं बन जाते हो। इन कॉर्पोरेशन स्टेटस बताएगा कि आप इंडियन कंपनी हो कि इंडिया के बाहर वाली कंपनी हो। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 379, 380 एंड 381 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, की सेक्शंस हैं। 379 बोलता है अगर आपके पास 50% है उससे ज़्यादा का कैपिटल जो है किसी इंडियन सिटीजन के पास है, किसी इंडियन एंटिटी के पास है, तो आपको इंडियन कंपनी जैसे कंप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन 380 बोलता है कि आपको आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग करनी होगी, और 381 बोलता है आपको कंप्लायंस ऑफ अकाउंट्स भी करना होगा। सेक्शन 379, 380, 381 तीनों सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, नाउ लेट्स, दिस वाज सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। लेट्स टॉक अबाउट होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में बोल रखी है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी है। क्या डेफिनेशन है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। हाँ, 271 में ये पढ़ा था। 246 में बोल रहे हैं, 245 पढ़ा, 242 पढ़ा, 246 पढ़ रहे हैं। सेक्शंस डिफिकल्ट नहीं होंगे आपके लिए याद करने अगर आपने लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हैं तो याद करने डिफिकल्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 क्या बोल रहे हैं? कंपनी ऑफ विच अदर कंपनीज आर सब्सिडरीज। सब्सिडरी कौन है? सेक्शन 287 में, 85 में स्मॉल थी, 87 में सब्सिडरी है। अ कंपनी है सब्सिडरी ऑफ अनदर होल्डिंग कंपनी अगर या तो उसका बोर्ड का कॉम्पोजिशन होल्डिंग के कंट्रोल में है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं सब्सिडरी के उस कंट्रोल होल्डिंग के पास है, या फिर 50% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्डिंग के पास है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट सब्सिडरी भी हो सकता है, ए की सब्सिडरी बी है और बी की सब्सिडरी सी है, तो ए की सब्सिडरी बी हो गई। ठीक है, बोल रहे हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है अनदर सब्सिडरी के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। बोर्ड का कंट्रोल बोले तो आपके पास पावर है टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड हो जाता है, हर एक लेवल ऑफ सब, जैसे ए की बी, बी के सी, बी सी के डी, ये लेयर्स में आ जाता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज कैन नॉट हैव मल्टीपल, हो सकता है सरकार या गवर्नमेंट या कंपनीज एक्ट, बेसिकली गवर्नमेंट बेसिकली नोटिफिकेशन के थ्रू कंपनीज एक्ट में आया, कंपनीज एक्ट के थ्रू है, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए बोले कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ सब्सिडी नहीं हो सकती, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। Okay, this was section 2 subsection 87 subsidiary. Let's talk about section 2 subsection 6 एसोसिएट कंपनी है। एसोसिएट कंपनी क्या है? जो सब्सिडरी तो नहीं है बट इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है। और काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस मैम क्या है बोले तो या तो 20% या उससे ज़्यादा का शेयर कैपिटल पे कंट्रोल है आपका,
आप you're basically now not a subsidiary company if but then you are a sister concern or associate company. आप या फिर बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करो, जैसे हमने सब्सिडरी बनाया उसी तरीके से एसोसिएट कंपनी भी बना रहे हैं. इसमें आपके जेवीज जॉइंट वेंचर्स भी आ जाते हैं. अरेंजमेंट में पार्टीज विद जॉइंट कंट्रोल राइट्स टू नेट असेट. जेवी का एक सिंपल एग्जांपल हीरो होंडा हो सकता है, यहाँ नहीं अप्लाई करता है बट जेवी है वो. ओके अब पब्लिक फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी हैं, जैसे हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में गवर्नमेंट पब्लिक कंपनीज पढ़ी थी. पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 72 में एक सेक्शन अलग नहीं, सब सेक्शन नीचे. ओके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कंपनीज एक्ट में रिकॉग्नाइज किए गए हैं. ये पीएफआईज हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जैसे एलआईसी है, इंक्लूड हो जाता है. आईडीएफसी है, यूटीआई की कोई स्पेसिफाइड कंपनीज हैं. कोई और नोटिफाइड गवर्नमेंट कंपनीज भी हो सकती हैं बट देन इट विल हैव बिकॉज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसलिए आरबीआई का रोल यहाँ पर रहेगा. इन कंसल्टेशन विद आरबीआई भी हो सकती है. तो ये मैं चाहूँगी कि आप इसे लर्न करें. यू शुड लर्न दिस. ठीक है. कंडीशन क्या होगी नोटिफिकेशन की, अगर नोटिफिकेशन सरकार की आरबीआई सरकार के द्वारा आ रही है थ्रू इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, कि आप या तो सेंट्रल स्टेट एक्ट के थ्रू बने होंगे या फिर आपके पास 51% से ज़्यादा का शेयर होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है. अब यहाँ तक बातें हमने करी ख़त्म. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 से हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में बातचीत. आई होप यहाँ तक बातें आप रिकॉल कर पाए होंगे. नोट्स या तो खुद बना लीजिए या फिर आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं. कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आता है मेरे से कमेंट बॉक्स में जुड़िए. यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन CM with Disha Dua टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है. जो एनरोल स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं अपने डाउट टाइमिंग सेशन में. फॉर नाउ आई टेक योर लीव. आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन लेट्स कंटिन्यू टू रॉक एंड मिलते हैं एक और सेशन में ऑन वेंसडे. Take care, stay blessed. This is your friend and your teacher, CM with Disha Dua signing off for today. Bye bye.